देखिए, जो अध्यापक होता है ना, उसको मूल्यांकन एवं प्रतिपुष्टि ये दोनों ही देनी चाहिए। एवोल्यूशन एंड फीडबैक, अधिगम स्तर की जांच। तो देखिए, मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन की बात करें तो जब मूल्यांकन भी 3 प्रकार का होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर्मेटिव हो गया, सम्मेटिव हो गया और एज लर्निंग हो गया। एज लर्निंग और एक और होता है निदानात्मक होता है, ठीक है, डायमेंशन होता है, डायमेंशन। तो ये 4 प्रकार या 3 प्रकार से होते हैं, परंतु हमेशा अध्यापक को फॉर्मेटिव देना चाहिए। फॉर्मेटिव का मतलब होता है जब अध्यापक क्लास में पढ़ाता है तो पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में प्रश्न पूछ लेना, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों को, तो वो मूल्यांकन करना कि बच्चा समझ पा रहा है कि नहीं, तो फिर वो मेथड चेंज करेगा, फिर विधियाँ चेंज करेगा। तो इसलिए वो मूल्यांकन जो फॉर्मेटिव होता है अर्थात फॉर लर्निंग, वो सुटेबल होता है बच्चों के लिए। तो मूल्यांकन का मतलब होता है मूल्यांकन करना, बच्चों का आंकलन करना, बच्चे समझ पा रहे हैं विषय को कि नहीं अच्छे से, तो उस चीज़ को करना है, ठीक है। आगे रही बात प्रतिपुष्टि की, तो प्रतिपुष्टि का मतलब फीडबैक। तो बच्चों को फीडबैक ज़रूर देना है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो फीडबैक के माध्यम से ज़्यादा सीखते हैं। यदि मान लीजिए बच्चे से आपने प्रश्न किया और प्रश्न करने के बाद में बच्चा ने आंसर जवाब दे दिया, बस तुम उनको फीडबैक नहीं दिए, ऐसे बैठा दिए, तो बच्चा सोचेगा अरे यार मैंने इतना अच्छा आंसर दिया, मेरे को कुछ भी नहीं बोले सर कि बहुत अच्छा बोला है कि नहीं बोला इत्यादि। जैसे तुमने देखा ट्यूशन में क्या होता था, हम लोग जब पढ़ते थे उस टाइम पर जब हम कुछ चीज़ लिख करके देते थे, नोट्स वगैरह चेक करवाते थे, तो टीचर चेक करता था ना जब, तो उसमें अच्छा होता था ना तो गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड ऐसे लिख करके देता था, हमको बहुत खुश होता था। हम बोलते थे देखो आज हमको 2 वेरी वेरी गुड मिले हैं, देखो हमको आज 3 वेरी वेरी गुड मिले हैं, हमको वेरी गुड मिला है, देखो हमको गुड मिला है, हमको गुड गुड मिला है। हम बहुत सारे ऐसे में हमको बहुत उत्साह होता था, आज मैं और अच्छा पढ़ के जाऊँगा और अच्छा लिख करके जाऊँ। इसलिए फीडबैक भी देना ज़रूरी है। अधिगम स्तर की जांच करना, और देखिए एक अध्यापक को अधिगम स्तर की जांच भी करना चाहिए। अधिगम स्तर मतलब जब पढ़ाते समय बच्चों का स्तर क्या है ना, क्योंकि बच्चे में भिन्नता होती है, सभी बच्चे तो समान नहीं होते, इसलिए अधिगम स्तर की भी जांच करना चाहिए कि वो किस स्तर का है, 6ठी का है, 7वीं का है, उस हिसाब से विषय भी पढ़ाना चाहिए, ठीक है। फिर है सुधार के अवसर प्रदान करना। सुधार के अवसर भी प्रदान करना है। बच्चे ने गलती कर दिया तो ये नहीं कि तुमने गलती कर दिया तो तुमको अब अवसर नहीं मिलेगा, ठीक है, उसको सुधार का अवसर भी देना है। कोई बात नहीं, गलती हो गई है तो तुम इसको फिर से प्रयास करो, ठीक होगा, और डांटना नहीं है, उसको अवसर देना है, ठीक है। फिर है शिक्षक के व्यावसायिक विकास को बढ़ाना। तो शिक्षक की व्यावसायिक विकास को बढ़ाना कैसे बढ़ाएंगे? निरंतर अधिगम। तो यदि शिक्षक निरंतर अधिगम करेगा, निरंतर पढ़ेगा, नई नई चीज़ें पढ़ता रहेगा, तो उसका जो व्यावसायिक विकास है वो बढ़ेगा। अभी ये बताइए, एक अध्यापक है, 1 से 5वीं तक के लिए पढ़ा रहा है, यदि वो और भी ज़्यादा आगे पढ़ेगा, स्टडी करेगा, है ना, तो वो और मैच्योर होगा चीज़ों को, विषयों को लेकर के, और नॉलेज बढ़ेगी, विद्वान बनेगा, तो वो नीचे आएगा ऊपर जाएगा, तो उसका क्या होगा, प्रमोशन होगा ना। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि निरंतर अधिगम को बढ़ाना है। अध्यापक यदि निरंतर अधिगम को बढ़ाएगा तो उसका व्यावसायिक विकास भी होगा, ठीक है, उसकी जॉब जो है उसका प्रमोशन होगा, ठीक है, और बच्चों को अच्छे से पढ़ा भी पाएगा। फिर है शोध एवं नवाचार। तो जो अध्यापक है ना, उसको शोध एवं नवाचार, तो शोध इत्यादि के बारे में, जैसे नई नई चीज़ें हैं उनके बारे में भी जानना जरूरी है। नवाचार के बारे में, नई नई चीज़ों के बारे में, बच्चों को भी नई नई चीज़ें बताए, है ना, इत्यादि के बारे में। तो शोध एवं नवाचार की बात के बारे में भी उसको समझाना है, समझना है इत्यादि। फिर समग्र निष्कर्ष देख लेते हैं, इसका क्या है। शिक्षा का उद्देश्य देखते हैं। उद्देश्य क्या है? व्यक्ति एवं समाज का समग्र विकास करना, यही शिक्षा का उद्देश्य है। व्यक्ति का संपूर्ण डेवलपमेंट अर्थात पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना और सोशल डेवलपमेंट करना, 2 फैक्टर हैं इसके उद्देश्य हैं, ठीक है। और फिर टीचिंग एप्टीट्यूड का उद्देश्य देखते हैं, तो इसका उद्देश्य है प्रभावी और छात्र केंद्रित एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करना। तो शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत विकास और सामाजिक विकास। टीचिंग एप्टीट्यूड का प्रभावी टीचिंग होनी चाहिए, पढ़ाना चाहिए अध्यापक, और छात्र केंद्रित होना चाहिए, छात्रों के अनुसार पढ़ाए, और इसके बाद गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए, सामग्री हो कुछ भी हो गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए, जिससे बच्चे जल्दी जल्दी समझ पाएँ। गुणवत्तापूर्ण गुणवत्ताहीन है तो उस सामग्री का कुछ भी प्रयोजन नहीं है। और शिक्षण सुनिश्चित करना, ठीक है, इन सब से दोनों मिलकर आदर्श नागरिक एवं सक्षम समाज का निर्माण करते हैं। कौन? शिक्षा के उद्देश्य और टीचिंग एप्टीट्यूड के भी उद्देश्य, शिक्षण के उद्देश्य, ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं?
आदर्श नागरिक एवं सक्षम समाज का निर्माण करते हैं। ओके, अब है शिक्षक के गुण देखते हैं। तो क्वालिटीज़ ऑफ अ टीचर, तो शिक्षक के गुण देखते हैं, शिक्षक के क्या गुण होने चाहिए। देखिए तुम्हारे ये तीसरा टॉपिक है तुम्हारे टीचिंग एप्टीट्यूड का, ठीक है। हमने 2 टॉपिक कर लिए हैं अभी, उद्देश्य कर लिया है और उससे पहले शिक्षा कर लिया है, ठीक है। तो अब शिक्षक के गुण हैं, हम लाइन से एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए जा रहे हैं और हमारे पास टाइम कम है, 12 तारीख को एग्ज़ाम है, फिर भी हम इसको जल्दी से और डिटेल्स के साथ में अच्छे से इसको कंप्लीट करेंगे। और तुम इसको देखने के बाद में देखना, समझ करके यदि तुम इस वीडियो को देखोगे, पढ़ोगे ना 1-2 बार, तो इसके बाद में तुम एग्ज़ाम में तुम वहाँ भी देखिए, मैं तो बोलता हूँ टाइम बहुत होता है, 45 मिनट जो तुमको मिलता है ना एग्ज़ाम के लिए, 45 मिनट मिलता है ना शायद, तो बहुत होता है, उतना टाइम बहुत होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम, 1 घंटा 45 मिनट ऐसे कुछ होता है शायद, 90 मिनट होते हैं टोटल, है ना। आगे देखते हैं, अत्यंत विस्तृत एवं परीक्षा उपयोगी विवरण शिक्षक के देखते हैं, ठीक है। तो भूमिका देखते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं शिक्षक के गुणों के बारे में। तो शिक्षक समाज का निर्माता होता है। तो पहला गुण क्या है कि शिक्षक जो होता है वो क्या होता है, समाज का निर्माता। क्योंकि समाज कैसा होगा उसका निर्णय किसके ऊपर है, शिक्षक के ऊपर। यदि शिक्षक सही नहीं है, अच्छे से नहीं बच्चों को पढ़ा पा रहा है, तो बताइए, यदि बच्चा सही से नहीं पढ़ पा रहा है या टीचर नहीं पढ़ा पा रहा है बच्चे को, तो बच्चा स्कूल से जब मतलब क्वालिटीज़ बच्चे में नहीं होंगी, बच्चा अच्छा नहीं निकलेगा आगे जा कर के, तो फिर वो क्या करेगा, चोर डकैत इत्यादि बनेगा, तो फिर वो क्या समाज अच्छा होगा, नहीं होगा। यदि टीचर अच्छी एजुकेशन दे रहा है, बच्चा आगे जा कर के अच्छा भविष्य बना रहा है, तो क्योंकि स्कूल से शुरुआत कहाँ से होती है बच्चे के निर्माण की, स्कूल से होती है ना। पहले तो घर में माता पिता तो सिखाते हैं, उसके बाद में कहाँ जाता है, स्कूल में जाता है, स्कूल से सीखता है। स्कूल से यदि अच्छा टीचर यदि होगा और अच्छे से सिखाएगा उसको, तो वो अच्छा नागरिक बनेगा आगे जा कर के। और फिर समाज किससे बनता है, तो हम आम लोगों से बनता है, हैं। तो वो बच्चे वहाँ से पढ़ कर के फिर बड़े होंगे, गृहस्थ बसाएंगे, तो फिर वो समाज अच्छा होगा। यदि टीचर अच्छा नहीं होगा, अच्छे से नहीं पढ़ाएगा, तो समाज भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं कि जो टीचर है वो एक समाज का निर्माता है, राष्ट्र का मार्गदर्शक है। क्योंकि वही जो स्कूल से पढ़ के निकल रहे हैं, आगे जाके वही तो ऑफिसर बनेंगे, कहीं कुछ बनेंगे, वही आगे जा कर के समाज को चलाएंगे, है ना। अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं, नेता इत्यादि होते हैं, तो वो सब क्या है, राष्ट्र के मार्गदर्शक बनेंगे। राष्ट्र को किस ऊंचाइयों तक ले जाना है, उस सब का मार्गदर्शक कौन है, टीचर है। क्योंकि टीचर ही उनको ग्रो करने में काम करता है तथा विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास का मुख्य आधार होता है। विद्यार्थियों का व्यक्तित्व कैसा होगा, ठीक है, वो सब कौन निर्धारित करता है, टीचर करता है। क्योंकि टीचर के हाथ में ही डोर होती है शुरू से, ठीक है। शुरू से लगा करके BA तक पूरा कौन, टीचर ही समझाता है ना। BA तक जो भी कोर्स पढ़ते हो तो सब टीचर ही पढ़ाता है, तो टीचर के हाथ में है, ठीक है। फिर एक आदर्श शिक्षक केवल ज्ञान देने वाला नहीं है। तो ये भी समझिए कि टीचर कैसा होना चाहिए, सिर्फ ज्ञान देने वाला नहीं होना चाहिए। एक आदर्श टीचर केवल ज्ञान देने वाला नहीं कहलाएगा, बल्कि कैसा होना चाहिए, तो प्रेरक होना चाहिए। बच्चों को प्रेरित करना चाहिए किसी कार्य के प्रति, किसी काम को करने के लिए प्रेरक होना चाहिए, प्रेरित करे, प्रोत्साहित करे, ठीक है। नहीं कि डांट करके बैठा दे, बस ज्ञान भरता रहे उनमें। जगमग एक होता है, एक जगमग है, जग का मतलब है जग और मग का मतलब एक छोटा सा मग। तो जग से मग में ज्ञान डाल रहा है कौन, टीचर, और मग है जो स्टूडेंट है वो भर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए ज्ञान उड़ेल लेना इधर से ज्ञान, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, वो प्रायोगिक ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, व्यावहारिक होना चाहिए और प्रेरक अर्थात प्रोत्साहन भी दे कौन, तो जो टीचर है वो बच्चों को मार्गदर्शक होना चाहिए। टीचर जो है वो मार्गदर्शक होना चाहिए, मार्गदर्शन करे, ठीक है। बच्चों का चरित्र निर्माता होना चाहिए, बच्चों का चरित्र निर्माण करने वाला टीचर होना चाहिए। तो ये उसके गुण हैं, ठीक है, टीचर के। आगे, इसलिए शिक्षक में अनेक व्यक्तिगत, व्यावसायिक, सामाजिक एवं नैतिक गुणों का होना आवश्यक है। क्यों होना आवश्यक है, ऊपर हमने देखा ना कि टीचर केवल ज्ञान प्रदाता नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रेरक होना चाहिए, मोटिवेटिव होना चाहिए, मोटिवेशन देने वाला होना चाहिए, मार्गदर्शक होना चाहिए, बच्चों को मार्गदर्शन करे, बच्चों पे कोई चीज़ थोपे नहीं। बच्चे जो कर रहे हैं उसको, जैसे कोई प्रोजेक्ट दिया बच्चे को बनाने के लिए, तो कैसे बनाना है इत्यादि उसको थोड़ा सुझाव दे, मार्गदर्शन करे। ये नहीं कि पूरा ही करके उसको प्रोजेक्ट दे, तो बच्चे क्या सीखेंगे। और चरित्र निर्माता होना चाहिए, बच्चों का अच्छा चरित्र बनाने के लिए उसको प्रेरित करे, उसको समझाए, ठीक है, ताकि वो बिगड़े ना। और इसलिए शिक्षक में अनेक व्यक्तिगत,
व्यक्तिगत खुद के व्यक्तिगत उसका भी चरित्र सही होना चाहिए। ये नहीं कि उसका चरित्र अच्छा नहीं है, वो सिखा रहा है तो बच्चे फॉलो उसी को करेंगे ना, उसका जो चरित्र है, इसलिए उसका भी चरित्र होना चाहिए, व्यक्तिगत चरित्र उसका सही होना चाहिए। व्यावसायिक तौर तरीके भी उसको पता होने चाहिए ताकि आगे चलकर बच्चे जो हैं वो भी व्यावसायिक तौर तरीक़ों को समझ पाएँ, है ना, क्योंकि उनको भी आगे चल के व्यवसाय करना। तो व्यावसायिक, सामाजिक, क्योंकि समाज सही, उनको भी समाज में ही रहते हैं बच्चे, समाज से आते हैं तो समाज में अच्छा व्यवहार करें। इस प्रकार से वो भी, उसका भी सामाजिक व्यवहार अच्छा होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए टीचर, नैतिक गुणों का होना चाहिए तो उसमें नैतिक गुण हो ताकि बच्चों में भी वो नैतिक गुण प्रदान कर सके। तो ये सब आवश्यक है एक टीचर में, ठीक है। क्या क्या व्यक्तिगत जो गुण हैं वो व्यावसायिकता और सामाजिक नैतिक गुणों के इत्यादि का होना आवश्यक, ठीक है। व्यक्तिगत गुण देखते हैं तो पर्सनल क्वालिटीज़ देखते हैं, व्यक्तिगत गुण देखते हैं। उत्तम व्यक्तित्व होना चाहिए टीचर का। कैसा व्यक्तित्व होना चाहिए? तो उत्तम व्यक्तित्व होना चाहिए टीचर का, ठीक है भाई। प्रश्न पूछेंगे, ध्यान से पढ़िए, समझिए मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है। यदि तुम ध्यान से समझ लेते हो ना तो तुम वहाँ पर कैसा भी प्रश्न आ जाए ना उसको समझ के उत्तर दे सकते हो तुम, ठीक है। तो उत्तम व्यक्तित्व होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? उत्तम व्यक्तित्व होना चाहिए। और उत्तम व्यक्तित्व कैसा होता है? तो प्रभावशाली व्यक्तित्व होना चाहिए, प्रभावशाली व्यक्तित्व होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, संतुलित व्यवहार होना चाहिए, ठीक है। तो प्रभावशाली व्यक्तित्व कैसा? जैसे मान लीजिए उत्तम व्यक्तित्व कैसा होगा, तो मान लीजिए तुम क्लास में समय पर जाते हो, समय पर सारा कार्य करते हो, तुम टीचर के प्रिय हो, हाँ, है ना, हर एक काम सिस्टमेटिकली करते हो, तुम उत्तम हो। यदि तुम तोड़ फोड़ करते हो, समय पर नहीं जाते हो, मजाक उड़ाते हो दूसरों का, खुद का मजाक बन जाते हो तुम, ठीक है, टीचर की सम्मान नहीं करते हो, तुम उत्तम नहीं हो, उत्तम विद्यार्थी नहीं हो, ठीक है। तो उत्तम और प्रभावशाली कैसे होगा एक टीचर? समय पर क्लास जाएगा, बच्चों को प्रेरित करेगा, बच्चों का मार्गदर्शक बनेगा, बच्चों को अच्छे से पढ़ाएगा, बच्चों की बातें सुनेगा, बच्चों को डांटेगा नहीं, मारेगा नहीं, ठीक है। और वो पढ़ करके आएगा, ड्रेस इत्यादि सब कुछ बढ़िया से पहन करके आएगा, हंसनमुख होगा इत्यादि। ये उत्तम व्यक्तित्व है, ठीक है। उसका पर्सनैलिटी सही होगा, ठीक है। और वेशभूषा ज़्यादा चटक भटक नहीं होगी, सिंपल होगी, ठीक है। प्रभावशाली व्यक्तित्व तो ऐसा होगा, ठीक है। और आत्मविश्वास से परिपूर्ण होगा। ये नहीं कि क्लास में गया और पढ़ा नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, आत्मविश्वास से परिपूर्ण होगा। और आत्मविश्वास से परिपूर्ण कब होगा? जब उसको उस विषय में नॉलेज होगी, ठीक है। और संतुलित व्यवहार, और व्यवहार संतुलित हो। ये नहीं, संतुलित मतलब समान हो, है ना, सबके लिए समान व्यवहार करे वो, ठीक है। और उसका व्यवहार संतुलित हो, ज़्यादा क्रोध करने वाला नहीं होना चाहिए, हंसनमुखी होना चाहिए, अच्छे से सभी से बात करे, ठीक है। तो संतुलित व्यवहार हो, अच्छा व्यवहार हो उसका, ठीक है। फिर है धैर्य, पेशेंस, उसका धैर्य, ये भी एक महत्वपूर्ण गुण है। टीचर में धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। क्या होना चाहिए? धैर्य, पेशेंस होना चाहिए, ठीक है। धैर्य, यदि मान लीजिए टीचर में धैर्य नहीं है, ठीक है, तो विद्यार्थियों में क्या धैर्य धरेगा, है ना। तो इसलिए धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए टीचर में। तो विद्यार्थियों की गलतियों को सहन करना आना चाहिए, उसको धैर्य होना चाहिए। तुरंत क्रोध प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। एक टीचर को धैर्य करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे सुनते नहीं हैं किसी के। एक बेंच से दूसरे में जाएंगे, उठ करके शोर करेंगे, शोर मचाएंगे। उसको पेशेंस, कंट्रोल करना पड़ेगा अपने गुस्से पर, अपने हाव भाव पर, अपने इमोशंस पर, ठीक है। तो धैर्यशाली होना चाहिए, विद्यार्थियों की गलतियों को सहन करने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि विद्यार्थियों ने गुस्सा किया उस पर गुस्सा निकाल दिया, ऐसा नहीं। पेशेंस, धैर्य होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, ठीक है। और बार बार समझाने की क्षमता भी होनी चाहिए। ये नहीं एक बार समझा दिया, दूसरी बार में समझ नहीं आ रहा है, हट जाओ तुमको समझ में नहीं आ रहा है, उसको डांट कर बैठा दे, नहीं, तुमको जितने बार नहीं समझ में आ रहा समझाना है। तो धैर्यशील, पेशेंस होना चाहिए, ठीक है। फिर है सहानुभूति, सिंपैथी और इम्पैथी, दो होते हैं। एक होता है सहानुभूति, एक होता है समानुभूति। तो सिंपैथी नहीं देनी चाहिए, इम्पैथी देनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो समानुभूति होनी चाहिए अध्यापक को, मतलब बच्चे की क्या बच्चे को दुख है वो अध्यापक को भी अपना दुख की तरह समझना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि करुणा दया दिखा दे, बेचारे का कितना बड़ा दुख है, बेचारा पढ़ नहीं पा रहा है, उसके घर में कितनी प्रॉब्लम, नहीं, तुमको भी उसके सिचुएशन में जाकर समझना है, ठीक है। छात्रों की समस्याओं को समझना, उनकी समस्याएं क्या हैं, उनकी समस्याओं को उनकी सिचुएशन में जाकर के समझना, वो समानुभूति है, ठीक है। सहानुभूति भी दिखाना है, परंतु सहानुभूति से अच्छा समानुभूति होती है।
संवेदनशील व्यवहार रखना है, लचीला व्यवहार रखना है, ठीक है, क्रोध नहीं करना है, ठीक है, व्यवहार अच्छा रखना है, ठीक है, ताकि बच्चे जो हैं वो टीचर से डरे नहीं, अपितु उससे खुल करके बात कर पाएँ, कोई भी प्रश्न पूछ पाएँ। उत्साह एवं ऊर्जा, और हमेशा एक टीचर में उत्साह होना चाहिए, ऊर्जा से परिपूर्ण होना चाहिए हमेशा, ये नहीं कि निरुत्साही एकदम बैठा हुआ है, बच्चे सोचेंगे ये तो गया काम से। तो उत्साह होना चाहिए टीचर में हमेशा, और ऊर्जावान होना चाहिए, कभी ऐसा ना लगे कि ऊर्जाहीन है, ठीक है, और हर एक चीज़ में सक्रिय होना चाहिए, तब तो बच्चे सक्रिय रह पाएंगे। शिक्षण में रुचि, और उसको यदि उस लाइन में आ गया है टीचर के लाइन में, तो उसको उस लाइन में, उस विषय में, उस शिक्षण में, पढ़ाने में उसको रुचि लेकर के पढ़ाना चाहिए, रुचि से अच्छे से पढ़ाना चाहिए, ठीक है। और कक्षा में सक्रियता, जो टीचर है वो कक्षा में एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, वहाँ पर जा कर के निष्क्रिय होकर के बैठ नहीं जाएगा, पढ़ाएगा, और हाव भाव के साथ में, अभिनय के साथ में, एक्टिंग के साथ में, ठीक है, जिस प्रकार से वो शब्द आ रहे हैं, वाक्य आ रहे हैं पढ़ाने टाइम पर, तो वैसे ही बोलना है। यानी मान लीजिए झांसी की रानी का टॉपिक है तो किस रस में होगा? वीर रस में होगा ना, क्योंकि वो देशभक्ति है, तो देशभक्ति के रूप में बोलना चाहिए। तो सक्रियता के साथ में पढ़ाए, रुचि के साथ में पढ़ाए, उत्साह हो उसमें, ऊर्जा से परिपूर्ण हो, ठीक है। सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, पॉजिटिव दृष्टिकोण होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव वे में रहना चाहिए टीचर को। आशावादी सोच होनी चाहिए उसकी, नहीं बच्चे कर सकते हैं, ये नहीं कि तू तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। एक बच्चे ने गलत उत्तर दी, अरे तू तो निठल्ला है, तू नकारा है, तू तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए उसको, पॉजिटिव, नहीं ये बच्चा कर सकता है, इसको थोड़ा सा और सहारे की ज़रूरत है और मैं दूंगा, और ये ज़रूर कर सकता है, इसको थोड़ा सा और मैं सिखाऊंगा, इनसे ज़्यादा सिखाऊंगा, ये ज़रूर करेगा, ये लड़का ज़रूर करेगा, सबको एक साथ लेकर के चलना है, ठीक है। आशावादी बनना है, ठीक है, और प्रेरणात्मक व्यवहार देना है, प्रेरणा पुश करना है, पुश मतलब थोड़ा प्रेरणा देना है, ठीक है, मोटिवेशन देना है, ताकि बच्चा वो तो और थोड़ा सा ग्रो करे अपने आप को। तो प्रेरणात्मक व्यवहार बच्चों के साथ में रखना है, ठीक है, मोटिवेटिव करना, मतलब फ्रेंड की तरह में टीचर को एक फ्रेंड की तरह व्यवहार करना है, जैसे फ्रेंड होते हैं ना, उस प्रकार से। शैक्षिक और व्यावसायिक गुण, शैक्षिक गुण क्या है और क्या होने चाहिए टीचर में, और व्यावसायिक गुण क्या होने चाहिए, तो देखते हैं। प्रोफेशनल क्वालिटीज़, ठीक है, तो विषय का गहन ज्ञान होना चाहिए, शैक्षिक गुण में आएगा विषय का ज्ञान। मान लीजिए अध्यापक को विषय का ज्ञान ही नहीं है तो क्या पढ़ा पाएगा भाई, उसको विषय का ज्ञान भी होना चाहिए। और विषय विशेषज्ञता, जिस विषय को वो पढ़ा रहा है, जिसके लिए उसकी नियुक्ति हुई है, उस विषय में वो विशेषज्ञ होना चाहिए, ठीक है। भले ही डेली पढ़ कर के जाना पड़ता है टीचर को, एक पाठ्य योजना बना करके जाना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, लेसन प्लान इत्यादि, परंतु फिर भी उसको अपनी विशेषज्ञता होनी चाहिए अपने विषय में, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते बीच में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, उससे लिंक करके बताना पड़ता है बीच में, इसलिए विशेषज्ञ होगा तो वो अच्छे से पढ़ा पाएगा, एग्जाम्पल्स दे पाएगा। अद्यतन जानकारी इत्यादि भी उसको, अद्यतन जानकारी इत्यादि आज के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए, आज का न्यूज़पेपर इत्यादि आया है, उसमें क्या क्या जानकारियाँ आई हैं, है ना, क्या क्या समाज में चल रहा है, इन सब चीज़ के बारे में अद्यतन जानकारी, समाज में क्या चल रहा है, न्यूज़पेपर इत्यादि के बारे में, करंट अफेयर्स, समसामयिकी समाचार इत्यादि के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए, समाज में अद्यतन क्या चल रहा है। ये नहीं कि उसको बस पढ़ा रहा है, आज के बारे में कुछ पता ही नहीं है और बच्चों को पता है, बच्चे बोल रहे हैं सर आज क्या हुआ है हमारे देश में, आज वो चंद्रयान 3 गया है, मेरे को पता ही नहीं है बच्चों, ऐसे थोड़ी बोल सकता है, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए टीचर, ठीक है। आगे शिक्षण कौशल शिक्षण स्किल में वो महारत हासिल होनी चाहिए, है ना, कैसे पढ़ाना है, किस प्रकार से पढ़ाना है, किन विधियों का प्रयोग करना है, किन प्रविधियों का प्रयोग करना है, किस टूल्स का प्रयोग करना है, किन उपकरणों का प्रयोग करना है, श्यामपट्ट का प्रयोग करना है, और चौक का मतलब सुधाखंडा संस्कृत में बोलते हैं, उसका प्रयोग करना है, डस्टर का प्रयोग करना है ना, स्मार्ट बोर्ड का प्रयोग इत्यादि सबके बारे में उसको पता होना चाहिए, ठीक है। कौशल, उसमें निपुण होना चाहिए, सरल भाषा में समझाने की क्षमता होनी चाहिए। ये नहीं कि तुमने बीएड कर लिया है, मान लीजिए, ठीक है, बीएड ही करना है ना तुम लोगों का भी, तो बीएड के लिए तैयारी कर रहे हो, मान लो तुमने बीएड कर लिया है, ठीक है, शास्त्री भी कर लिया है, भाई तुम्हारा स्तर ज़्यादा है, हाई लेवल का है, ठीक है, और बच्चों का स्तर कम है, तुम उस स्तर में समझाओगे तो नहीं समझेंगे, इसलिए उनके स्तर में जा कर के समझाना है तुमको। तो भाषा कैसी हो, सरल भाषा हो, ठीक है, समझाने के लिए उसी क्षमता होनी चाहिए तुम्हारी, क्षमता होनी चाहिए सरल भाषा में समझाने की, ठीक है। उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग,
और सरल भाषा में पढ़ाए, उसकी उसी क्षमता हो कि सरल से सरल भाषा में समझा पाए। और उसके बाद शिक्षण विधियाँ जो हैं, जो मेथड हैं समझाने के, वो भी उपयुक्त मेथड होने चाहिए, ठीक है, उनके हिसाब से मेथड होने चाहिए। ये नहीं कि मेथड ऐसे ले लिए बच्चों के लिए, उनके स्तर के हिसाब से है ही नहीं वो मेथड। भाई मान लीजिए तुम छोटे क्लास में पढ़ा रहे हो, ठीक है, और वहाँ पर तुमने निगमनात्मक मेथड का प्रयोग किया। निगमनात्मक का मतलब होता है पहले फॉर्मूला समझा रहे हो तुम, बाद में एग्जाम्पल ले रहे हो। भाई फॉर्मूला समझेगा नहीं बच्चा वो, इसलिए छोटी क्लास का है तो पहले तुम उसको आगमनात्मक विधि से पढ़ाओ, पहले उदाहरण दो, उदाहरण के हिसाब से फिर उस नियम को बना करके समझाओ या बनाना सिखाओ, बच्चे तुरंत समझ जाएंगे। तो विधियों का भी प्रयोग कैसी करना है, उनके उपयुक्त विधियों का प्रयोग करना है शिक्षण विधियों का। कक्षा प्रबंधन क्षमता, कक्षा प्रबंधन क्षमता तो अनुशासन बनाए रखना है, ठीक है। तो कक्षा प्रबंधन क्षमता होनी चाहिए एक अध्यापक में, और उसके अंतर्गत क्या क्या आएंगी प्रबंधन में, मैनेजमेंट में, स्कूल क्लास मैनेजमेंट में क्या क्या आएगा, उसमें क्या क्षमता होनी चाहिए टीचर में, तो अनुशासन बनाए रखना, उसको कंट्रोल करना मतलब एक तरह से ऐसे कंट्रोल भी नहीं करना है कि मार करके डरा करके, नहीं, तो अनुशासन बनाए रखना, ऐसा वातावरण रखना है जिससे बच्चे अनुशासन बनाए रखें। और समय प्रबंधन उसको समय टाइम मैनेजमेंट भी आना चाहिए, कितने मिनट का पार्ट है, इतने मिनट में ही मेरे को ख़त्म करना है, ठीक है। मूल्यांकन कौशल तो छात्रों की प्रगति का आकलन, छात्रों में प्रगति हो रही है इत्यादि की नहीं, मैं पढ़ाई जा रहा हूँ, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, उनकी प्रगति नहीं हो रही, कुछ सीख नहीं रहे, तो बीच बीच में उनको पूछना है, क्वेश्चन भी करना है, और ये भी मूल्यांकन करना है उनका कि बच्चों में प्रगति हो रही कि नहीं, कुछ सीख रहे हैं कि नहीं, आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। उचित प्रतिपुष्टि देना, और उनको बीच बीच में प्रतिपुष्टि भी देना है, अर्थात फीडबैक भी देना है, वाह बहुत बढ़िया बच्चे, तुम बहुत आगे जाओगे, अच्छा सीख रहे हो, अच्छा समझ रहे हो, ठीक है, तो उनको उत्साहवर्धन भी करना है उनका। फिर तकनीकी क्षमता भी टीचर में होनी चाहिए, ठीक है। आईसीटी का उपयोग अच्छे से कर पाए, टेक्नोलॉजी का उपयोग अच्छे से उसको आना चाहिए, लैपटॉप इत्यादि, मोबाइल्स इत्यादि, ठीक है। और इसके बाद में जो होता है ना MS वर्ड इत्यादि का ज्ञान होना चाहिए उसको टीचर को, ठीक है। स्मार्ट बोर्ड इत्यादि कैसे चलाना है उसका भी प्रयोग आना चाहिए उसको। कई सारी शैक्षिक वेबसाइट हैं, ठीक है, कहाँ क्या मटेरियल है, ठीक है, ऑनलाइन बहुत सारे ऐप हैं जहाँ पे अष्टाध्यायी वगैरह संस्कृत की चीज़ें हैं, उन सब का ज्ञान होना चाहिए एक अध्यापक को, ठीक है। डिजिटल शिक्षण, डिजिटल रूप माध्यम से कैसे शिक्षण करवाना है बच्चों को, ठीक है, वो भी पता होना चाहिए, जैसे स्मार्ट बोर्ड इत्यादि, PPT निर्माण करके पढ़ाना, ठीक है, वीडियो इत्यादि के माध्यम से सिखाना। नैतिक गुण देखते हैं, मोरल क्वालिटीज़ देखते हैं, तो सत्यनिष्ठा, तो एक अध्यापक में सत्यनिष्ठ अध्यापक होना चाहिए, झूठा नहीं होना चाहिए, झूठ बोलने वाला नहीं चाहिए, सत्यनिष्ठ होना चाहिए, ठीक है। ईमानदारी एवं नैतिक आचरण होना चाहिए, उसका जो आचरण है वो कैसा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, ठीक है, चोरी डकैत वाला नहीं होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, और नैतिक आचरण होना चाहिए, ठीक है, सही आचरण होना चाहिए उसका। निष्पक्षता, और सभी के साथ में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी के साथ में कैसा व्यवहार होना चाहिए उसका, निष्पक्ष व्यवहार होना चाहिए, ठीक है। सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, किसी के साथ में पक्षपात नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी को कम मान रहा, किसी को ज़्यादा मान रहा, किसी को ज़्यादा प्रतिपुष्टि दे रहा, किसी को कम दे रहा, समान रूप में सबको, किसी को अपना पर्सनल नहीं मानना चाहिए कि वो मेरा अच्छा छात्र है, उसी को आगे पढ़ाऊँगा, उसी को आगे बढ़ाऊँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे आदर्श चरित्र और शिक्षक स्वयं अनुकरणीय होना चाहिए। तो जो आदर्श चरित्र होना चाहिए एक अध्यापक का, क्योंकि अध्यापक जो होता है, शिक्षक जो होता है, उसको बच्चे अनुकरण करते हैं, मॉडल होता है जो टीचर होता है अध्यापक का। देखिए छोटी क्लासों में जब टीचर पढ़ाता है ना, तो अक्सर देखना यदि हेयर स्टाइल अध्यापक का अच्छा है, थोड़ा ऊपर करके आता है ना, बच्चे बोलेंगे पापा मेरा जो अध्यापक है ना वो ऐसे हेयर स्टाइल करके आता है, मैं भी ऐसे ही कटिंग कटवाऊंगा आपसे, वो भी वैसे ही करने लग जाएगा, कपड़े देखेगा वैसे ही पहनने लग जाता है। इसलिए आदर्श चरित्र जो है उसका आदर्श चरित्र होना चाहिए शिक्षक का, क्योंकि अनुकरणीय होना चाहिए ताकि बच्चे उसका अनुकरण कर पाएँ, ठीक है। फिर उत्तरदायित्व भावना, तो कर्तव्यों के प्रति समर्पण होना चाहिए, जो अध्यापक है उसका कर्तव्यों के प्रति समर्पण होना चाहिए, ठीक है। तो उत्तरदायित्व निभाना आना चाहिए उसको, ठीक है, और उसके प्रति समर्पण भी होना चाहिए। सामाजिक गुण फिर क्या है, कह रहे हैं सामाजिक गुण सोशल क्वालिटीज़, तो नेतृत्व क्षमता, तो जो अध्यापक है उसमें नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना और विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करे, ठीक है अध्यापक। फिर सहयोग भावना, जो अध्यापक है वो सहयोग की भावना होनी चाहिए, दूसरों को सहयोग करे, ठीक है, ऐसी भावना होनी चाहिए। सहकर्मियों एवं अभिभावकों से समन्वय, तो जो सहकर्मी हैं, जो कर्मचारी हैं स्कूल इत्यादि में,
उनके साथ एवं अभिभावकों के साथ समन्वय बैठाना आना चाहिए, तालमेल बैठाना आना चाहिए। ठीक है, सबसे प्रिय होकर के बात करें। जो अभिभावक हैं बच्चों के, जो माता पिता हैं और जो कर्मचारी हैं, उन सबके साथ में तालमेल बैठा करके बात करे रहे। ठीक है, सहयोग भावना इत्यादि रखें। ठीक है, फिर है सामाजिक जागरूकता। सामाजिक जागरूकता में समाज की आवश्यकताओं की समझ होनी चाहिए कि समाज को किस चीज़ की आवश्यकता है, उन सब चीज़ों के बारे में समझ होनी चाहिए। ठीक है, फिर है लोकतांत्रिक व्यवहार। फिर क्या है? लोकतांत्रिक व्यवहार। तो एक अध्यापक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? लोकतांत्रिक होना चाहिए। छात्रों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवहार का मतलब है बच्चे क्या चाहते हैं वैसा व्यवहार होना चाहिए अध्यापक को। ठीक है, छात्रों की अभिव्यक्ति अर्थात बच्चों स्वतंत्रता देनी चाहिए। बच्चे बोलें क्लास में, वो कुछ बातें करें, प्रश्न पूछें, ठीक है, उत्तर दें इत्यादि की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, अध्यापक में स्वतंत्रता दे, मतलब बच्चों को ऐसी स्वतंत्रता बच्चों में होनी चाहिए और अध्यापक को देना चाहिए। ठीक है, तो लोकतांत्रिक व्यवहार ऐसा होना चाहिए किसमें? अध्यापक में। लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र में क्या नेता स्वतंत्र होता है? नहीं, सभी जो जनता है वो स्वतंत्र होती है चुनने के लिए उसको। ठीक है, तो वो चुन सकते हैं और प्रश्न भी कर सकते हैं सरकार से जनता। तो ऐसे ही अध्यापक को भी होना चाहिए। तो एक तरह से जो लोग हैं वो हैं बच्चे और जो नेता है वो अध्यापक एक तरह से, और वो ही चुनेगा एक तरह से उनको और प्रश्न भी कर सकते हैं उनसे। तो इस तरह से लोकतांत्रिक होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे तुम्हारा टॉपिक है मनोवैज्ञानिक गुण है। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक गुण में तो साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़, तो बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। तो देखिए भाई, टीचर बनना है ना, साइकोलॉजी जानना ही पड़ेगा, आनी ही चाहिए। ठीक है, तो बच्चों का बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। बच्चे के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि बच्चे कैसे होते हैं, है ना, किस उम्र में कैसे व्यवहार करते हैं बच्चे, कैसे पढ़ते हैं, ठीक है, कैसे नहीं पढ़ते हैं इत्यादि के बारे में सारा बच्चों के व्यवहार को पढ़ना आना चाहिए, ताकि एक बार में पढ़ करके बता दे वो बच्चा का मन यहाँ पर है कि नहीं, वो बच्चा कहीं और तो नहीं ध्यान दे रहा है, बच्चा सीख रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, इत्यादि बच्चे के बारे में होना चाहिए। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नताओं की समझ होनी चाहिए। ठीक है, बच्चे में क्या भिन्नताएं हैं, ठीक है, वो सब समझ कैसे पता चलेगा बच्चों की भिन्नताओं के बारे में? साइकोलॉजी पढ़ने से। प्रेरणा देने की क्षमता का डेवलप कब कैसे होगा? मनोविज्ञान के माध्यम से होगा। भावनात्मक संतुलन अर्थात जो भावनाएं हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं जैसे कि क्रोध इत्यादि, ठीक है, उत्साह इत्यादि, ठीक है, इत्यादि, गुस्सा, वो सब पे संतुलन होना चाहिए। कंट्रोल नहीं बोल सकते, संतुलन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे शिक्षण संबंधी गुण, तो टीचिंग रिलेटेड क्वालिटीज़, तो छात्र केंद्रित दृष्टिकोण होना चाहिए। अध्यापक का कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए? छात्र केंद्रित होना चाहिए। छात्र केंद्रित मतलब जो स्टूडेंट है वो सेंटर में होना चाहिए। ठीक है, अपने हिसाब से कुछ नहीं, बच्चे जो चाहते हैं उस हिसाब से होना चाहिए। रचनात्मकता होनी चाहिए, सृजनात्मकता, बच्चे में क्रिएटिविटी हो, ठीक है, सृजनात्मकता हो, कुछ नई चीज़ बनाने की, कुछ नई चीज़ खोजबीन करने की क्षमता विकसित करने वाला होना चाहिए। नवाचार अपनाना, नई नई चीज़ों को अपनाए अध्यापक, यानी घिसी पिटी उन्हीं चीज़ों को ला रहा है क्लास में, उन्हीं चीज़ों के माध्यम से पढ़ा रहा है, उन्हीं विषयों को पढ़ा रहा है, उन्हीं मेथड के माध्यम नहीं, चेंज करके नवाचार होना चाहिए। गतिविधि आधारित शिक्षण होनी चाहिए, बच्चों को खेल खेल में सिखाए, गतिविधि आधारित होनी चाहिए, कई सारी गतिविधियाँ एक्टिविटीज़ करवाएं उस माध्यम से। ठीक है, आधुनिक शिक्षक के आवश्यक गुण 21वीं सेंचुरी के टीचर। ठीक है, तो देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करना, कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। ठीक है, तो क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करना, बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग, मैंने कल बताया था इसके बारे में, मीन्स अभी हमने पढ़ा है इससे पहले। तो क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करना है बच्चों में। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल, कैसे संभाषण करना वो भी विकसित करना है। क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता विकसित करना है बच्चों में। कोलैबोरेशन विकसित करना है बच्चों में। टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन विकसित करना है बच्चों में टेक्नोलॉजिकली। ठीक है, फिर है आदर्श शिक्षक की विशेषताएं क्या हैं? तो आदर्श शिक्षक की विशेषताओं के बारे में बात करें तो ज्ञानवान होना चाहिए अध्यापक, अनुशासन प्रिय होना चाहिए और प्रेरणादायक होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, शोध उन्मुख होना चाहिए और आजीवन
शिक्षार्थी होना चाहिए। शिक्षार्थी मतलब शिक्षा ग्रहण करने वाला होना चाहिए, ठीक है। शोध वाला हो गया, अर्थात छानबीन करने वाला होना चाहिए, ये भी ध्यान देना। संवेदनशील होना चाहिए, अर्थात बच्चों की भावनाओं को समझने वाला होना चाहिए, ठीक। प्रेरणादायक, मोटिवेशन देने वाला होना चाहिए। और अनुशासन प्रिय, अर्थात अनुशासित होना चाहिए वो खुद, और ठीक है। और इसके बाद में ज्ञानवान, अर्थात विषय का ज्ञान भी होना चाहिए, ठीक है। निष्कर्ष देखें तो एक आदर्श शिक्षक वह है जो केवल ज्ञान प्रदान नहीं करता है, बल्कि क्या करता है, वो केवल ज्ञान प्रदान नहीं करता है, बल्कि वह क्या करता है, विद्यार्थियों के जीवन को दिशा देता है। शिक्षक के उत्तम गुण ही शिक्षा की गुणवत्ता और राष्ट्र के भविष्य को निर्धारित करते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा टॉपिक क्या है, शिक्षण के सिद्धांत। हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं, शिक्षक के गुण पढ़ लिए हैं, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। शिक्षण के गुण, जो शिक्षक के जो गुण देखे हैं हम, उन्हीं में से ही पूछ लेगा, बाहर से लगभग में कुछ भी नहीं पूछेगा। और एक वीडियो अभी मैं और बनाऊंगा, उसको भी देख लेना। इसके बाद में तो मुझे तो नहीं लगता है कि कुछ बाहर से पूछेगा। समझ के यदि पढ़ोगे, देखिए समझना जरूरी, रट कर कुछ भी जाओगे तो नहीं करके आ पाओगे, ठीक है। आगे शिक्षण के सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, इसका भी देखते हैं। तो शिक्षण एक योजनाबद्ध एवं उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं, इसके शिक्षण के उद्देश्य देख रहे हैं ना। तो शिक्षण क्या है, एक योजनाबद्ध एवं उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण प्रक्रिया ही तो है, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो पढ़ाना क्या है, एक प्रक्रिया, एक क्रिया है। तो और कैसी है वो, उद्देश्यपूर्ण है। उद्देश्यपूर्ण कैसे है, बच्चों को हम कुछ भी चीज़ सिखा रहे हैं तो उसका उद्देश्य होता है ना कि बच्चे इस चीज़ को हम पढ़ाएंगे तो बच्चे इस चीज़ से ये चीज़ सीखेंगे, तो एक उद्देश्य हो गया जिसके माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल एवं मूल्य प्रदान करता है। तो जब शिक्षण देता है, उस प्रक्रिया के माध्यम से बच्चे में क्या विकसित करता है, ज्ञान विकसित करता है, कौशल विकसित करता है, मूल्य प्रदान करता है, वैल्यूज़ प्रदान करता है। शिक्षण को प्रभावी, सरल एवं स्थायी बनाने के लिए कुछ निश्चित नियमों एवं या आधारों का पालन किया जाता है। तो क्या बोल रहा है कि शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए और सरल बनाने के लिए और स्थायी बनाने के लिए कुछ निश्चित नियम होते हैं, आधार होते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिन्हें शिक्षण के सिद्धांत कहा जाता है, और उन्हें शिक्षण का सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। ये सिद्धांत शिक्षण प्रक्रिया को वैज्ञानिक एवं छात्र केंद्रित बनाते हैं। तो ये जो सिद्धांत हैं, जो हम पढ़ेंगे सिद्धांतों के बारे में, शिक्षण के सिद्धांतों के बारे में, ठीक है, जिनके माध्यम से शिक्षण जो है सरल, रुचिपूर्ण और प्रभावी बनता है, तो वो वैज्ञानिक होते हैं, ठीक है। वैज्ञानिक का मतलब है छात्र केंद्रित होते हैं, वैज्ञानिक मतलब छात्र के हिसाब से होते हैं, ठीक है, जो छात्र की रुचियों को जागृत करें, तो और छात्र केंद्रित होते हैं, ठीक है। शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत, शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत तो देखिए कौन कौन से हैं। ज्ञात से अज्ञात का सिद्धांत, देखिए सिद्धांत और सूत्र में थोड़ा अंतर होता है, ठीक है। सूत्र भी होते हैं, सिद्धांत भी होते हैं। तो जो सूत्र है ना, उनको ज्ञात से अज्ञात का सिद्धांत ऐसे बोल रहे हैं ना, तो ज्ञात से अज्ञात, ये संस्कृत में बोलते हैं ज्ञातात् अज्ञातम प्रति, ये सूत्रों में आते हैं, ठीक है, संस्कृत में बोले तो। और रुचि का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, स्वाभाविकता का सिद्धांत, सक्रियता का सिद्धांत, ये सब सिद्धांत में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा वैसे दे दिया है, मगर फिर भी पढ़ लेते हैं हम। मगर सिद्धांत जो मैं अभी बताया ना, रुचि के सिद्धांत, प्रेरणा के सिद्धांत इत्यादि, वो भी हम पढ़ेंगे। तो ये सूत्र के अंतर्गत भी आ जाते हैं, ये आते हैं उनके अंतर्गत, और सिद्धांत के अंतर्गत वो आते हैं। तो हम इनको अभी पढ़ लेते हैं, बाद में उनको भी हम पढ़ेंगे, शायद पुस्तक मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा ना, उसमें पढ़ेंगे शायद, ठीक है। तो ये सूत्र हैं एक तरह से, ठीक है, मगर ये सिद्धांत इसमें टॉपिक में दिया हुआ है, हमको केवल सूत्र नहीं दिए होंगे, मगर फिर भी हम इनको पढ़ लेते हैं और उनको भी पढ़ लेंगे, ठीक है। चले, ज्ञात से अज्ञात का सिद्धांत, अर्थात जब टीचर पढ़ाता है ना, तो उसको ज्ञात से अज्ञात की ओर पढ़ाना चाहिए। अर्थात बच्चा क्या जानता है उसके बारे में पहले चर्चा करके, फिर इसके बाद में अज्ञात विषय को उससे जोड़ते हुए फिर पढ़ाना चाहिए, तो बच्चे ज़्यादा समझते हैं। अर्थात या फिर जैसे कल कोई चैप्टर पढ़ाया है ना अध्यापक ने, उस चैप्टर को वहाँ पर थोड़ा सा उपस्थापन करके, बता करके, ताकि बच्चा उससे जोड़ पाए नया चैप्टर को, वैसे पढ़ाना चाहिए। अर्थ देख लेते हैं। विद्यार्थी जो पहले से जानते हैं उसी आधार पर नई जानकारी दी जानी चाहिए।
बच्चे क्या जानते हैं पहले, ठीक है, उससे संबंध रखते हुए ऐसी जानकारी देनी चाहिए ताकि बच्चा समझ पाए नई जानकारी। उदाहरण के लिए पहले स्थानीय उदाहरण फिर वैश्विक अवधारण। स्थानीय उदाहरण मतलब जो जानते हैं, स्थानीय उदाहरण देना चाहिए पहले, फिर इसके बाद में वैश्विक अवधारणा सिखानी चाहिए, ठीक है, ये उदाहरण। फिर महत्व देखते हैं, तो अधिगम सरल बनता है। इससे क्या होता है, इसका महत्व क्या है, क्यों ऐसे करना है, तो इससे जो अधिगम है, जो सीखते हैं बच्चे वो सरलता से सीख जाते हैं। समझ स्थायी होता है, अर्थात लंबे समय तक बच्चे याद करके रख पाते हैं। सरल से कठिन का सिद्धांत, ये सरल से कठिन का सिद्धांत क्या कहता है, पहले सरल विषय पढ़ाना है फिर कठिन विषय पढ़ाना है, ठीक है। शिक्षण की शुरुआत सरल विषयों से कर कठिन विषयों की ओर बढ़ना है। पहले सरल विषय सिखाना है, फिर धीरे धीरे कठिन की ओर, सरल जैसे वर्णमाला सिखाना है, फिर ठीक है, फिर इसके बाद वाक्य, फिर शब्द, नहीं पहले शब्द, फिर वाक्य, फिर पैराग्राफ, फिर अनुच्छेद, ऐसे करके। इससे देखो क्या लाभ होगा, भय समाप्त होता है इससे, ठीक है। बच्चों में भय समाप्त होता है कि अरे यार इतना कठिन विषय है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। सरल से कठिन की ओर जाएगा तो बच्चे उससे जुड़ जाएंगे और धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे कठिन विषय को भी, और आत्मविश्वास बढ़ता है इससे। अरे यार मुझे तो ये आता है, मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, क्योंकि सरल से कठिन की ओर जाएगा ना तो बच्चे की वो क्षमता विकसित होती जाती है समझने की। फिर स्थूल से सूक्ष्म का सिद्धांत, स्थूल से सूक्ष्म का सिद्धांत कहता है कि पहले जो विषय पढ़ा रहे हो उसको समग्र रूप में, स्थूल रूप में उसको बता दो पहले क्या है वो, फिर इसके बाद में उसके एक एक पार्ट के बारे में पढ़ाओ, ठीक है। जैसे पहले प्रत्यक्ष वस्तु में दिखाओ, कैसे, मान लो जैसे कोई तुमको क्या बताना है, पहले तुमको मान लो पृथ्वी के बारे में पढ़ाना है, पृथ्वी, तो पृथ्वी में क्या क्या पाया जाता है, कहाँ क्या पाया जाता है उसके बारे में। तो पहले तुम क्या करो, पृथ्वी को दिखा दो, देखो पृथ्वी ऐसी है, ठीक है, और पृथ्वी में इतना जल है और इतना स्थल है, बस ये स्थूल ज्ञान हो। अब इसके बाद में धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों के बारे में फिर पढ़ाना शुरू करो, एक एक चीज़ को। पहले प्रत्यक्ष वस्तुएं दिखाओ, बाद में अमूर्त विचार, जैसे घड़ा है, घड़ा को दिखा दो, घड़ा को दिखाने के बाद में फिर बताओ कि ये घड़ा कैसे बनता है। मिट्टी लाते हैं, पानी डालते हैं, उसको गीला करते हैं, फिर चाक में उस मिट्टी को डालते हैं, घुमाते हैं, फिर वो घड़ा बनता है, ऐसे करके। उदाहरण, वास्तविक वस्तु, जैसे कोई चित्र दिखाया, चित्र दिखा करके फिर उसकी अवधारणा, कॉन्सेप्ट को समझा दिया कि वो चित्र में जो दिख रहा है वो क्या है, उस विषय को समझा दिया। विशेष से सामान्य का सिद्धांत है। विशेष से सामान्य का सिद्धांत क्या है कि पहले विशेष चीज़ें बतानी है, ठीक है, स्पेशल चीज़ें बतानी है ताकि बच्चों की रुचि उत्पन्न हो, फिर सामान्य चीज़ों को बताना है ताकि बच्चे उसमें रमे रहें। जैसे उदाहरण के लिए, उदाहरणों के माध्यम से सामान्य नियम तक पहुंचाना, पहले उदाहरण बताना है, फिर जो नियम है फिर उनको बताना है, तो इससे बच्चे समझ पाएंगे। यह आगमन विधि अर्थात इंडक्टिव मेथड का आधार है। तो ये क्या है, ये आगमन विधि में आता है, मैंने पहले समझाया था तुमको। अनुभव से तर्क का सिद्धांत, अनुभव से तर्क का सिद्धांत का मतलब है कि विद्यार्थी पहले अनुभव करता है फिर तर्क द्वारा निष्कर्ष निकालता है। जैसे मैंने बताया था ना पहले कि बच्चा पहले क्या करेगा, अग्नि में उंगली देगा, उसकी जलेगी, हटा लेगा, तो उसका अनुभव हो गया कि जलता है, उसमें अग्नि में हाथ नहीं देना चाहिए, तो इसलिए अनुभव पहले करना है फिर बाद में तर्क देगा। क्यों, क्योंकि अनुभव नहीं करेगा तर्क कैसे देगा कि उसमें उंगली नहीं डालनी है, जल जाता है इत्यादि, नहीं बता पाएगा ना, इसलिए अनुभव पहले और बाद में तर्क। क्रिया द्वारा अधिगम का सिद्धांत, क्रिया द्वारा, लर्निंग बाय डूइंग। तो क्रिया द्वारा अधिगम का सिद्धांत मतलब है कि करके सीखना, विद्यार्थी स्वयं कार्य करके सीखता है, करते जाएगा कार्य को, सीखते जाएगा। उदाहरण के इसका महत्व क्या होगा, सक्रिय अधिगम होता है, इससे सक्रिय अधिगम होता है। जैसे प्रोजेक्ट हम बनाते हैं ना, तो प्रोजेक्ट में क्या होता है, हम करके सीख रहे हैं, हमको प्रोजेक्ट बनाना नहीं आ रहा है मगर हम बना रहे हैं और उसको सीख भी रहे हैं बनाना, ठीक है, तो सक्रिय अधिगम होता है। उससे हमको क्या होता है कि हम ज़्यादा समय तक हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं वो चीज़ें। दीर्घकालीन स्मृति बताया ना अभी, तो दीर्घकालीन स्मृति का मतलब है लंबे समय तक याद रहता है। रुचि एवं प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि एवं प्रेरणा का सिद्धांत, तो यदि छात्र की रुचि होगी तो अधिगम प्रभावी होगा। इसलिए बच्चों में रुचि है कि नहीं, तो रुचि
उनकी देखना है और उनको प्रेरणा देना उसी क्षेत्र में। प्रेरणा ऐसे दे दो कि जिस क्षेत्र में रुचि नहीं तो वो बच्चे नहीं सीख पाएंगे कुछ भी, इसलिए उनकी रुचि को पहले देखना है, बाद में उनको प्रेरणा देना है। रुचि से प्रेरणा के सिद्धांत, अर्थात पहले रुचि देखो फिर उस क्षेत्र में उनको प्रेरणा दो। शिक्षक का कार्य रोचक उदाहरण देना, उदाहरण ऐसे हों ताकि बच्चे उसमें रुचि लें, अर्थात सामाजिक उदाहरण देने चाहिए, ठीक है। गतिविधियाँ कराना, बच्चों को तरह तरह की गतिविधियाँ कराएं, खेल खिलाएं, अभिनय नाटक इत्यादि करवाएं, ठीक है। वाद विवाद कराएं, अंताक्षरी खिलाएं इत्यादि, ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत मतलब है हर विद्यार्थी की बुद्धि हो, क्षमता हो, रुचि हो अलग होती है, ये तो है। तो भिन्नता का मतलब क्या है कि बच्चों में भिन्नताएं होती हैं, ठीक है। तो चाहे वो शारीरिक भिन्नता हो, चाहे वो बौद्धिक भिन्नता हो, चाहे क्षमता के हिसाब से भिन्नता हो, चाहे रुचि की भिन्नता हो, भिन्नताएं होती हैं, ठीक है, अलग अलग। तो अतः शिक्षण उसी अनुसार होना चाहिए, उनकी भिन्नताओं के अनुसार होना चाहिए। बच्चे क्लास में ही कोई इंटेलिजेंट होता है, कोई मध्यम होता है, कोई अधम होता है, कोई ज़्यादा पढ़ता है, कोई कम पढ़ता है, किसी को ज़्यादा समझ में आता है, किसी को कम समझ। तो ये भिन्नताएँ हैं, भिन्न भिन्न छात्र हैं, ठीक है। पुनरावृत्ति एवं अभ्यास का सिद्धांत, तो पुनरावृत्ति एवं अभ्यास का सिद्धांत क्या कहता है कि पहले तुम उनको पुनरावृत्ति, जो पढ़ी गई चीज़ें उनको पुनरावृत्ति करवा दो, फिर उस पर अभ्यास करवा दो, ठीक है। तो बार बार अभ्यास से ज्ञान स्थायी होता है। तो तुम यदि बार बार, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास का सिद्धांत का मतलब वही है कि पुनरावृत्ति करवाना अर्थात अभ्यास करवाना। तो उनको बार बार चीज़ें अभ्यास करवाओगे ना तो वो दिमाग में फिट बैठ जाएंगे। मान लीजिए तुम कोई श्लोक याद करते हो, ठीक है, तुम कोई श्लोक याद करते हो, तो यदि उसको बार बार तुम उस श्लोक को याद कर लिए ना, वो लंबे समय तक भूलेंगे नहीं। जैसे मान लीजिए एक श्लोक है, चिंता चिता समानास्ति बिंदु मात्र विशेषता, निर्जीवम दहते चिंता सजीवम सजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता। इसका मतलब क्या है कि जो चिता है ना, इन दोनों में बिंदु का विशेष मात्रा है, बस भिन्नता है। यदि बिंदु हटा दी जाए तो दोनों तरह से चिता बन जाएंगे, है ना। तो सजीव को लिए, जो सजीव है वो चिंता उसके लिए मृत्यु के समान है, वो धीरे धीरे उसको मृत्यु की ओर ले जा रही है। जो चिता है वो तो मुर्दा को जलाती है। तो ये श्लोक जो है मेरे को ना, मैं बार बार रिवाइज किया था क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगा था। इसको बार बार मैं बोल के मेरे को इतना अभ्यास हो गया कि ये हमेशा याद रहता है, मेरे को याद आ जाता है, जैसे अभी मैंने बोल दिया तुम्हारे सामने। तो इसलिए बार बार अभ्यास से क्या होता है, ज्ञान स्थायी हो जाता है, भूलता नहीं है, ठीक है। तो प्रैक्टिस मेक्स लर्निंग परमानेंट। तो क्या बोल रहा है कि प्रैक्टिस यदि करते रहोगे तो परमानेंट के लिए जो तुम्हारा ज्ञान है वो हो जाएगा। बोलते हैं ना इंग्लिश में, तो क्या बोलते हैं कि प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, अर्थात एक इंसान को प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाती है। सहयोग एवं सहभागिता का सिद्धांत, सहयोग एवं सहभागिता का सिद्धांत अर्थात सहयोग करने वाला बनना चाहिए, सहभागिता। तो विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है, ठीक है। तो किसी भी कार्य में, किसी भी चीज़ में बच्चों की सहभागिता होना ज़रूरी है, भाग लें उसमें, रुचि जागृत करेंगे, ठीक है। जैसे चर्चा में हो गया, समूह कार्य में हो गया, प्रश्न उत्तर में हो गया। तो सहयोग एवं सहभागिता के सिद्धांत अर्थात उनको सहयोग दो तुम, ठीक है। उनको सहभागिता के लिए प्रोत्साहित करो, बच्चों को पार्टिसिपेट करें चर्चा में, समूह में, प्रश्नोत्तर में इत्यादि में, ठीक है। फिर है जीवन से संबंध का सिद्धांत, जीवन से संबंध का सिद्धांत अर्थात शिक्षण को वास्तविक जीवन से जोड़ना चाहिए। जो तुम पढ़ा रहे हो ना वो कैसा होना चाहिए, वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो शिक्षण को वास्तविक जीवन से जोड़ना चाहिए, जो तुम पढ़ा रहे हो वो वास्तविक जीवन से जोड़ करके पढ़ाना है। यदि वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाएंगे ना तो बच्चे समझ पाएंगे, क्योंकि वो वास्तविक जीवन में जो चीज़ें घट रही हैं, समाज में जो चल रही हैं, ठीक है, उनसे संबंधित उदाहरण लोगे तो बच्चे समझ पाएंगे क्योंकि वो समाज में रहते हैं। इससे लाभ क्या होगा कि ज्ञान व्यवहारिक बनता है, वो समझेंगे कि अरे यार ये उदाहरण ये तो हमारे गली में घटा है, ऐसी घटना तो हमारे गली में हुई है, या फिर वो पड़ोस में ऐसा व्यक्ति रहता है। ऐसे उदाहरण लोगे तो वो बच्चे समझ पाएंगे। उद्देश्यपूर्ण शिक्षण का सिद्धांत अर्थात तुम शिक्षण कुछ भी करो ना, उद्देश्यहीन नहीं होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। कोई ना कोई एक एम हो उसका, क्या सीखेंगे उससे बच्चे, ऐसा एक उद्देश्य होना चाहिए।
प्रत्येक पाठ का स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। कोई भी पाठ पढ़ाओ उसका निष्कर्ष होना चाहिए, क्या बच्चों को ज्ञान मिलेगा उससे, क्या सीखेगा बच्चा, उससे क्या लाभ होगा, ठीक है। फिर प्रतिपुष्टि फीडबैक का सिद्धांत, अर्थात बच्चे को प्रतिपुष्टि देना चाहिए। विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन की जानकारी देना आवश्यक है। प्रदर्शन की जानकारी देना आवश्यक है कि भाई तुमने जो प्रदर्शन किया है, जो तुमने क्या नाटक किया है, उस नाटक में क्या गलतियाँ हैं, क्या खासियत है, क्या गलतियाँ हैं। तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों प्रकार के फीडबैक होते हैं कि बहुत बढ़िया तुमने किया है, ये तुम्हारा अभिनय तो बहुत अच्छा था, डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी थी, परंतु थोड़ा सा व्याकरण की मिस्टेक थी भाषा में, उसको थोड़ा सुधार करो। तो ऐसे फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे सुधार कर सकें और प्रोत्साहन मिले उनको आगे और पार्टिसिपेट करें। फिर है लोकतांत्रिक शिक्षण सिद्धांत। तो लोकतांत्रिक शिक्षण सिद्धांत होना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब बच्चों के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। तो स्वतंत्र अभिव्यक्ति, बच्चों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति होनी चाहिए, बच्चों को बोलने की अनुमति होनी चाहिए। सहयोगात्मक वातावरण होना चाहिए। सहयोगात्मक वातावरण का मतलब है एक दूसरे का सहयोग करने वाला वातावरण होना चाहिए। बच्चे सहपाठी एक दूसरे के सहयोग करें, टीचर बच्चों के सहयोग करें और बच्चे भी टीचर का सहयोग करें, ऐसा वातावरण होना चाहिए। सम्मानपूर्ण व्यवहार, तो जो टीचर का है वो सम्मानपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। किसी भी बच्चे को डांटे ना, किसी को फटकार ना लगाए, कुछ ना बोले और बच्चे भी उसको सम्मान करें। ऐसा व्यवहार खुद प्रदर्शित करेगा टीचर, ऐसा खुद होगा तो बच्चे भी वैसे बनेंगे। तो इसलिए बोलते हैं कि जो सिस्टम है, स्कूल है, कॉलेज है, अध्यापक है, वो बच्चों के लिए है, बच्चे उनके लिए नहीं। ऐसा सरकार NEP 2020 बोल रही है, उसके हिसाब से चलना है, ठीक है। शिक्षण सिद्धांतों का महत्व क्या है, शिक्षण के जो सिद्धांत हैं उनका महत्व क्या है, शिक्षण सिद्धांतों का देखते हैं। शिक्षण को मनोवैज्ञानिक बनाते हैं। जो शिक्षण सिद्धांत होते हैं वो जो अभी इतने सारे शिक्षण सिद्धांत पढ़े हैं, इनका महत्व क्या है, तो ये जो है वो शिक्षण को वैज्ञानिक बनाते हैं। अर्थात तो वैज्ञानिक मतलब विशिष्ट बनाते हैं और अधिगम को स्थायी बनाते हैं। अर्थात जो हम सिखा रहे हैं उनको वो लंबे समय तक टिका रहेगा, ठीक है। यदि इनको प्रयोग करके हम यदि बच्चों को सिखाएंगे, छात्र सक्रिय बनते हैं, इससे छात्र जो है वो एक्टिव होंगे, हर एक चीज़ में भाग लेंगे, एक्टिवली प्रश्न पूछेंगे, उत्तर देंगे, ठीक है, इत्यादि। और कक्षा वातावरण सकारात्मक होता है। जो कक्षा का वातावरण माहौल है वो भी सकारात्मक बनता है इनके प्रयोग से, ठीक है। निष्कर्ष देखें तो शिक्षण के सिद्धांत प्रभावी शिक्षण की आधारशिला है। जो शिक्षण के सिद्धांत है वो प्रभावी शिक्षण की आधारशिला है। हम अच्छे से पढ़ा पाएंगे यदि हमको शिक्षण सिद्धांत पता होंगे। इन सिद्धांतों के पालन से शिक्षण छात्र केंद्रित, रुचिकर एवं जीवनोपयोगी बनता है इससे, ठीक है। इनका प्रयोग करने से क्या होगा, छात्र केंद्रित, रुचिकर एवं जीवनोपयोगी होगा तथा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास संभव होता है। इनके प्रयोग से बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा। अब तुम्हारा आ गया चौथा पॉइंट। चौथा है कि पांचवा है, आई थिंक पांचवा पॉइंट है ये। पहला हमने शिक्षा पढ़ा, उद्देश्य पढ़ा, शिक्षक के गुण पढ़े, सिद्धांत पढ़े। अब पांचवा अनुशासन है अर्थात डिसिप्लिन, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। अनुशासन शिक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। तो शिक्षा में अनुशासन नहीं है तो भाई सीखना कुछ भी मुमकिन नहीं है। अनुशासन का मतलब क्या है कि तुमको निरंतर पढ़ना है, निरंतर क्लास में आना है, ड्रेस में आना है, जिस समय में पढ़ाना है तुमको, टीचर के लिए बोलें या फिर स्टूडेंट के लिए बोलें। तो मान लीजिए तुम्हारे जिस पीरियड में तुम्हारा जो विषय है उसी पीरियड में तुमको क्या लेना है, कक्षा लेना है, ठीक है। तो समय का ध्यान देना है, ठीक है, अनुशासन का ध्यान देना है। तो अनुशासन शिक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। बिना अनुशासन के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावी नहीं हो सकती है क्योंकि अस्त व्यस्त हो जाएगी। यदि मान लीजिए अनुशासन नहीं है, ठीक है, टाइम टेबल नहीं है, तो क्या करेगा, कुछ भी कोई भी विषय कोई भी टीचर जाके पढ़ा देगा, बच्चों को समझ में नहीं आएगा या फिर कभी जाएगा कभी नहीं जाएगा। तो इसलिए निरंतर जो अनुशासन है वो बनाए रखना वो शिक्षण को प्रभावी करता है। अनुशासन व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रण एवं व्यवस्थित बनाता है। जो अनुशासन है वो व्यक्ति के व्यवहार को और नियंत्रण को एवं को व्यवस्थित बनाता है तथा समाज में सुव्यवस्था स्थापित करता है। अनुशासन जो है वो समाज में सुव्यवस्था स्थापित करता है, ठीक है। अनुशासन का अर्थ देखते हैं तो अनुशासन शब्द अनु प्लस शासन से बना है जिसका अर्थ है नियमों एवं आदर्शों के अनुसार आचरण करना है। तो किसके अनुसार आचरण करना, नियमों के अनुसार और आदर्शों के अनुसार आचरण करना। अनु का मतलब होता है पीछे पीछे जाना, तंत्र का मतलब शासन होता है ना, तंत्र, ठीक है। तो अर्थात तुम
किसके, एक कोई मतलब निरंतर किसी चीज़ का अभ्यास करना, तो भी अनुशासन कहलाएगा। जो तुमने एक बार समय सारणी बना ली कुछ भी, उसका पालन करना नित्य प्रति, अस्त व्यस्त इधर उधर नहीं होना, वो भी अनुशासन कहलाएगा। अर्थात व्यक्ति का स्वयं को नियंत्रित कर उचित व्यवहार करना ही अनुशासन है। देखिए लाइन को देखिए ध्यान से, अर्थात व्यक्ति का स्वयं को नियंत्रित कर उचित व्यवहार करना ही अनुशासन। अनुशासन का मतलब भाई ये ध्यान दीजिए, खुद पर शासन है, दूसरे पर शासन नहीं है, ठीक है। अनुशासन का मतलब खुद पर शासन है, खुद पर कंट्रोल करना है, ठीक है। हाँ, ये नहीं कि तुम दूसरे पर शासन कर रहे हो, वो अनुशासन नहीं, वो शासन है, तानाशाह है, ठीक है। हाँ, और अनुशासन भी बच्चों के हिसाब से होना चाहिए, टीचर के हिसाब से नहीं, टीचर कुछ भी बना दिया चलेगा नहीं। अनुशासन की परिभाषाएं देखें तो अनुशासन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में आत्मनियंत्रण एवं जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। अनुशासन होगा, आत्मनियंत्रण होगा, जिम्मेदारियां होंगी। मान लीजिए कि स्कूल में इतनी 9 बजे प्रार्थना होती है, 9 बजे ही पहुंचना है, वो अनुशासन है। उससे जिम्मेदारी बढ़ेगी, आत्मनियंत्रण बढ़ेगा कि मेरे को इतने बजे ही पहुंचना है, ठीक है। फिर यह केवल दंड नहीं बल्कि सही व्यवहार की शिक्षा है। ये दंड नहीं है भाई, तुम वहाँ पर इतने बजे ही मेरे को 9 बजे ही पहुँचाने के लिए बोलते हो, मेरे को दंड है। दंड नहीं भाई, ये तुमको विकास करने का, विकसित करने का, ये आगे बढ़ाने के लिए एक तरीका है, ठीक है। ये व्यवहार है, एक सही व्यवहार है शिक्षा के माध्यम से। अनुशासन की विशेषताएं देखें तो आत्मनियंत्रण पर आधारित, अनुशासन की विशेषताएं आत्मनियंत्रण पर आधारित होना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए, जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए, सामाजिक समायोजन होना चाहिए और नैतिक विकास। तो अनुशासन की विशेषताएं हैं आत्मनियंत्रण पर आधारित, जिस ठीक है, और नियमों का पालन होता है अनुशासन में, जिम्मेदारी की भावना होती है जिसमें मैंने बताया, और सामाजिक समायोजन होता है, ठीक है, और नैतिक विकास होता है, सही अच्छे ज्ञान का विकास। फिर अनुशासन के प्रकार देखें तो टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन, तो दमनात्मक अनुशासन, ठीक है। इसकी विशेषताएं देखें तो भय एवं दंड पर आधारित अनुशासन, वो दमनात्मक होता है, भय एवं दंड पर आधारित दमनात्मक अनुशासन। तो ये होता है भय एवं दंड पर आधारित, शिक्षक का कठोर नियंत्रण। तो ये जो अनुशासन है ये दमनात्मक, शायद ये अच्छा नहीं है भाई। भय एवं दंड पर आधारित होगा तो बच्चे को सीख पाएंगे क्या? नहीं। और शिक्षक का कठोर नियंत्रण होगा बच्चों पर, तो भाई वो छात्र केंद्रित शिक्षा कहाँ गई? तो ये सही नहीं है। दोष इसके देखें तो विद्यार्थियों में डर उत्पन्न होता है, इससे बच्चों में डर उत्पन्न होगा, मैंने बताया नहीं सही नहीं है, बच्चों में डर उत्पन्न होगा, रचनात्मकता का कम होगा, बच्चे कुछ क्रिएटिविटी नहीं होगी बच्चे की, क्योंकि उस सारा का सारा कंट्रोल अध्यापक के पास में, डर आ रहा है उसको, क्या सीखेंगे? मुक्त होकर के कुछ नहीं सीख पाएंगे ना, कुछ क्रिएटिविटी निकल पाएगी बाहर। आधुनिक शिक्षा में कम स्वीकार्य है, बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं भाई ये तो, क्योंकि 2020 जो NEP है ना उसके अनुसार तो बिल्कुल भी कतई स्वीकार नहीं है। प्रभावात्मक अनुशासन, ये कहीं तक सही है, देखते हैं इसके बारे में। विशेषताएं, शिक्षक के आदर्श व्यक्तित्व का प्रभाव, तो ये जो है इसकी विशेषता क्या है? प्रभावात्मक अनुशासन का शिक्षक के आदर्श व्यक्तित्व का प्रभाव इस पर होता है, आदर्श शिक्षक का प्रभाव होता है, और प्रेम एवं सम्मान द्वारा नियंत्रण होता है इसमें, प्रेम और सम्मान। तो लाभ देखें तो छात्र शिक्षक का अनुकरण करते हैं इससे। क्यों नहीं करेंगे भाई? आदर्श व्यक्तित्व जो है शिक्षक का, तो उससे अनुकरण करेंगे इससे, और प्रेम एवं सम्मान द्वारा नियंत्रित है, ठीक है। तो अध्यापक जो प्रेम से सम्मान पूर्वक नियंत्रण करता है बच्चों पे, कठोरता के साथ नहीं, तो अनुकरण करते हैं बच्चे, ये सही है। आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन सर्वश्रेष्ठ, ये सर्वश्रेष्ठ है भाई। ये आत्मानुशासन जो है, ये जो तीसरा जो टाइप है ना अनुशासन का, वो सर्वश्रेष्ठ है। ये कैसा है? सर्वश्रेष्ठ है। कैसा है भाई? सर्वश्रेष्ठ है। इसकी विशेषताएं देखते हैं भाई। स्वयं नियंत्रण, इसमें क्या होता है? स्वयं पर नियंत्रण होता है, जिम्मेदारी की भावना होती है खुद पर, खुद के द्वारा, और आंतरिक प्रेरणा होती है इसमें किसी के द्वारा दी हुई प्रेरणा होती है, इसमें आंतरिक प्रेरणा होती है, खुद से प्रेरणा होती है, अंदर से, नहीं मेरे को ये चीज़ पाना है, ये चीज़ करना ही करना है, ठीक है। तो अंदर से मोटिवेशन निकलता है। आधुनिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य, और इसमें आधुनिक शिक्षा का ये मुख्य लक्ष्य है, ये आधुनिक शिक्षा का अभी जो चल रही है NEP 2020
ओके। सामाजिक अनुशासन, सामाजिक अनुशासन के अंतर्गत क्या हो, समाज के नियमों एवं परंपराओं का पालन करना होता है। तो एक सामाजिक अनुशासन होता है, ठीक है। और सामाजिक अनुशासन में क्या होता है, समाज के जो नियम तौर तरीके होते हैं ना, उनका भाई पालन करना पड़ता है। तो ये सामाजिक अनुशासन कहलाता है। प्राकृतिक अनुशासन, प्राकृतिक अनुशासन में क्या होता है, कार्य के प्राकृतिक परिणामों से सीखना होता है। कार्य के प्राकृतिक परिणामों से सीखना, तो ये प्राकृतिक अनुशासन होता है, ठीक है। स्वाभाविक अनुशासन अर्थात कार्य है जो उसके प्राकृतिक, उसके स्वभाव, उसके परिणामों से सीख रहा होता है, जो कार्य है, ठीक है। फिर विद्यार्थी में अनुशासन का महत्व क्या है, जो विद्यार्थी है उसमें अनुशासन का महत्व क्या है, अनुशासन क्यों होना चाहिए विद्यार्थी के लिए। तो शिक्षण वातावरण सुधारता है, शिक्षण वातावरण सुधारता है, इसलिए क्या होना चाहिए, विद्यालय, विद्यार्थी नहीं है भाई, विद्यालय है, सॉरी मैं विद्यार्थी विद्यार्थी बोल रहा हूँ। तो विद्यालय में अनुशासन का महत्व क्या है, विद्यालय में अनुशासन क्यों होना चाहिए, कि स्कूल में अनुशासन क्यों होना चाहिए, तो शिक्षण वातावरण का सुधार करता है, इसलिए होना चाहिए शिक्षण में। फिर इसके बाद में समय का सदुपयोग होता है, ठीक है। 6 घंटे की भाई क्लासें होती हैं, अनुशासन नहीं होगा तो सारे विषय को कैसे पढ़ा पाएंगे, कैसे समझा पाएंगे, कैसे परीक्षा ले पाएंगे, तो इसलिए अनुशासन होना जरूरी है। व्यक्तित्व विकास होता है, इससे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, बच्चे की हर एक चीज़ सिखा पाते हैं, समय समय पर बच्चे में डेवलप कर पाते हैं, क्या उनको सिखाना है, क्या जानकारी देना है, वो समझ करके उसको सिखा पाते हैं, तो इसलिए व्यक्तित्व विकास भी होता है। नैतिक मूल्यों का विकास भी होता है इससे, ठीक है। विद्यालय में यदि अनुशासन है तो नैतिक मूल्यों को, मॉरलिटीज सिखाते हैं अध्यापक उनको, ठीक है। सामाजिक व्यवहार निर्माण सिखाते हैं, कैसे समाज में रहना है, कैसे व्यवहार करना है, ये सब चीज़ें अनुशासन के माध्यम से, वो विद्यालय में अनुशासन रहता है तो वो सब सिखा पाते हैं। तो अनुशासन इसलिए होना भाई बहुत ज़रूरी है। अनुशासनहीनता के कारण क्या है, हमने देख लिया, विशेषताएं देख लिया, विद्यालय में अनुशासन की महत्वता देख लिया। अब अनुशासनहीनताएं क्या है, अनुशासनहीनता के कारण क्या है, अनुशासनहीनताएं क्यों होती हैं, उनके कारण देखते हैं। तो पारिवारिक समस्या, भाई जब बच्चा एक अनुशासनहीनता करता है, विद्यालय में अनुशासनहीनता होती है तो क्यों होती है, क्योंकि पारिवारिक समस्याएं होती हैं भाई, उनके घर में जो माता पिता में झगड़ा होता रहता है हमेशा, वो देखता रहता है उसको, उसी हिसाब से वो भी झगड़ने लगता है आकर के क्लास में, तो वो अनुशासनहीनता करता है। तो रुचिहीन शिक्षण, रुचिहीन शिक्षण, यदि अध्यापक ढंग से नहीं पढ़ा रहा है, उसकी रुचि नहीं उत्पन्न हो रही है, ठीक है, वो जो पढ़ा रहा है वो प्रौढ़ रूप से पढ़ा रहा है, ये उसको समझ में नहीं आ रहा है, अनुशासन रुचिपूर्ण नहीं है, तब भी वो उद्दंडित होगा, बालक अनुशासनहीनता करेगा। शिक्षक छात्र दूरी, यदि शिक्षक में और छात्र में दूरी है, बहुत दूरी है, डर कर रहता है, बात भी नहीं करता है, तब भी अनुशासनहीनता हो सकती है। अनुचित दंड या उचित दंड नहीं देता, अनुचित ज़्यादा दंड देता है तो बच्चा पिटते पिटते इतना बद्ध हो गया है, इतना कठोर हो गया है कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, कितना भी उसको पीटे अनुशासनहीनता वो करेगा ही। तो इसलिए ज़्यादा दंड भी नहीं देना चाहिए मेरे भाई। सामाजिक प्रभाव या फिर उस पर समाज का प्रभाव पड़ा हुआ, वो ऐसा समाज से बिलोंग करता है जहाँ पर निठल्ले नकारे लोग रहते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वो दंड बालक है, तो उसका भी समाज का भी अनुशासनहीनता पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए बच्चा अनुशासनहीन हो जाता है। एक एक चीज़ देखिए, तुम समझते हुए चलोगे ना, परीक्षा तुम्हारे एकदम फाड़ के आओगे, सच में परीक्षा को एकदम धुआं धुआं करके आओगे, मैं सच बोल रहा हूँ। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, ये सब चीज़ें ऐसे ही यहीं से आएंगी, कहीं और से नहीं बनने वाले भाई। किशोर अवस्था समस्या है, किशोर अवस्था समस्या है, तो अनुशासनहीनता किशोर अवस्था में भी होती है, क्योंकि किशोर अवस्था में बहुत सारी समस्या होती है भाई, तूफानी एज बोलते हैं इसको, किशोर अवस्था को, एक बात समझ लेना। इसी समय में सबसे ज़्यादा घटनाएं घटती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, खून गर्म होता है भाई, कुछ भी करने के लिए राज़ी हो जाता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, एकदम किसी से भी लड़ करके आ जाता है घर पे, तो इसमें अनुशासनहीनताएं होती हैं किशोरावस्था में। अनुशासन बनाए रखने के उपाय क्या है, अनुशासन कैसे बनाए रखेंगे, उसके उपाय क्या हैं। तो छात्र केंद्रित शिक्षण होना चाहिए भाई, यदि टीचर छात्र केंद्रित है ना तो अनुशासन बना रहेगा, यदि वो कंट्रोल खुद से कर रहा है, छात्रों के हिसाब से नहीं है, तो नहीं कर पाएगा। रोचक शिक्षण विधियाँ, यदि वो बच्चों के हिसाब से और रोचक रुचिपूर्ण शिक्षण विधियों का उपयोग कर रहा है, मेथड का प्रयोग कर रहा है, बदल बदल के पढ़ा रहा है, तो अनुशासन को बनाए रख पा सकता है। सकारात्मक प्रेरणा, यदि बच्चों को प्रेरणा देता रहता है, मोटिव करता रहता है बच्चों को पढ़ाई के प्रति या किसी विषय के प्रति, तो वो अनुशासन को बनाए रख सकता है। परामर्श एवं मार्गदर्शन, जो टीचर है वो परामर्शदाता होना चाहिए, मार्गदर्शन होना चाहिए, ठीक है। ऐसा होगा तो अनुशासन बनाए रखेगा, ये किसी चीज़ को थोपेगा, कंट्रोल करेगा अपने हिसाब से नहीं हो सकेगा।
अभी के हिसाब से। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, उसको सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना पड़ेगा। समानुभूति सहानुभूति दो प्रकार का होता है। समानुभूति का मतलब है उनकी सिचुएशन को उनके हिसाब से समझना, सहानुभूति का मतलब उनको सहानुभूति देना अर्थात उनको थोड़ा सहयोग देना इत्यादि, है ना, उन पे दया दिखाना इत्यादि। सह शैक्षिक गतिविधियाँ, और उनको सह शैक्षिक गतिविधियाँ मतलब शैक्षिक के साथ में ऐसी गतिविधियाँ भी करवाता रहेगा जिससे उनकी रुचि उत्पन्न हो, तब भी अनुशासन को बनाए रख सकता है। अब है आधुनिक अनुशासन की अवधारणा क्या है। आधुनिक अर्थात अभी के समय की अनुशासन की क्या अवधारणा है, क्या कॉन्सेप्ट है, इंसानों को क्या चिंतन है। तो आधुनिक शिक्षा में अनुशासन का अर्थ है कि भय नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी बच्चों को भय नहीं होना चाहिए, ऐसा अनुशासन होना चाहिए। दंड नहीं होना चाहिए, मार। भाई अभी के समय में क्या है, मैं सच बोलूँ, बच्चे को तुम हाथ नहीं लगा सकते हो। टीचर बनोगे ना आगे जा कर के, बच्चे को हाथ नहीं लगा सकते। बच्चे को हाथ लगाओगे तुम तो ऐसी धारा लगेगी ना कि तुम जेल पर चले जाओगे, निकल नहीं पाओगे। इसलिए अभी के समय में सरकार बोली बच्चे को हाथ नहीं लगाना, टच नहीं करना है, उसको बिल्कुल भी नहीं मार सकते हो। प्रेम से पढ़ाना है, क्रोध में नहीं, क्रोध कंट्रोल, सहनशील होना चाहिए। तो भय नहीं, बच्चे में भय उत्पन्न नहीं करना, बिल्कुल भी दंड नहीं देना, मार नहीं सकते तुम उनको, और बल्कि आत्मनियंत्रण एवं जिम्मेदारी से उनको पढ़ाना है टीचरों को। अब अनुशासन लोकतांत्रिक एवं सकारात्मक माना जाता है। अभी के समय में कैसा लोकतांत्रिक अनुशासन माना जाता है, ठीक है। लोकतंत्र में किसकी चलती है ज़्यादा, जनता की चलती है, ऐसे वहाँ पे बच्चों की चलती है। सकारात्मक माना जाता है, सकारात्मक मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बच्चों को नेगेटिव फीडबैक नहीं देना है ज़्यादा, बच्चों को मारना नहीं है, ठीक है। शिक्षक की भूमिका अनुशासन में, तो शिक्षक की भूमिका क्या होती है अनुशासन में, डिसिप्लिन में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करना, टीचर जो है वो आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करे बच्चों के सामने। मित्रवत वातावरण बनाना है, तो फ्रेंड के समान टीचर को बच्चों के साथ में रहना है, अर्थात वातावरण का निर्माण करना है वैसा। छात्रों को प्रेरित करना है, मोटिवेट करना है छात्रों को, ठीक है। और निष्पक्ष निर्णय लेना है, अर्थात बिना पक्षपात के निष्पक्ष निर्णय लेना है बच्चों के लिए। फिर आगे है निष्कर्ष देखते हैं, कंक्लूजन देखते हैं अनुशासन के बारे में। इतनी सारी चीज़ें तो पढ़ लिया है हमने। अनुशासन शिक्षा की आधारशिला है। अनुशासन के बिना शिक्षा को हम आगे नहीं ले जा सकते, नहीं पढ़ा सकते, कुछ भी नहीं सिखा सकते। यह केवल नियमों का पालन नहीं बल्कि व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया है, ठीक है। बच्चों का व्यक्तित्व निर्माण होता है इसी के माध्यम से। वास्तविक अनुशासन वही है जो व्यक्ति के भीतर आत्मनियंत्रण एवं नैतिक चेतना विकसित करे, ठीक है। तो ये तुम्हारे 5 पॉइंट हो गए। अभी आते हैं शिक्षणाभिरुचि, टीचिंग एप्टीट्यूड में, और ये तुम्हारा छठा टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है तुम्हारा, तो ये तुम्हारा छठा टॉपिक है, ओके। चलिए प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। शिक्षण की सफलता केवल ज्ञान पर निर्भर नहीं करती, शिक्षण की सफलता केवल ज्ञान पर निर्भर नहीं करती बल्कि शिक्षक की अभिवृत्ति, एटीट्यूड पर भी आधारित होती है। क्या बोल रहे हैं कि जो शिक्षण है, जो पढ़ाना, जो टीचर पढ़ाता है, उसकी सफलता केवल ज्ञान पर निर्भर नहीं करती है कि उस पे ज्ञान इतना है, बहुत विद्वान है, इसलिए वो सफल टीचिंग होगी उसकी। नहीं भाई, कितना भी ज्ञान हो एक टीचर में, शिक्षण उसका सफल होगा ऐसा नहीं कह सकते, बल्कि शिक्षण की अभिवृत्ति एटीट्यूड पर आधारित होती, अभिवृत्ति पर आधारित होती। अच्छे से पढ़ा पा रहा है कि नहीं, अभिवृत्ति, वो रुचिपूर्ण उसका शिक्षण है कि नहीं, बच्चे रुचि ले रहे हैं कि नहीं, इत्यादि का भी प्रभाव पड़ता है। यदि शिक्षक की शिक्षण के प्रति सकारात्मक सोच, रुचि एवं समर्पण है तो शिक्षण प्रभावी एवं परिणामदायक बनता है। तो केवल ज्ञानी नहीं होना चाहिए टीचर, ज्ञानी बाबा नहीं होना चाहिए। टीचर में क्या होना चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए, रुचिपूर्ण होना चाहिए शिक्षण, उसका समर्पण होना चाहिए, तब जाकर के प्रभावी परिणामदायक शिक्षण उसका होगा। शिक्षणाभिवृत्ति का अर्थ देखें तो क्या है, मीनिंग ऑफ टीचिंग एटीट्यूड। तो शिक्षणाभिवृत्ति से अभिप्राय यह है कि शिक्षक की जो शिक्षण कार्य हैं वो विद्यार्थियों, विद्यालय एवं शिक्षा प्रणाली के प्रति मानसिक, भावनात्मक एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण से है कि नहीं। तो शिक्षणाभिवृत्ति का क्या अभिप्राय है कि शिक्षक की जो शिक्षण का कार्य है, जो पढ़ा रहा है, पढ़ाने का काम है, वो कैसा हो, विद्यार्थियों के हिसाब से हो, विद्यालय एवं शिक्षा प्रणाली के प्रति मानसिक और भावनात्मक एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण से होनी चाहिए।
समझे? इन तीन को ध्यान में रखो, मानसिक, भावनात्मक और व्यावहारिक। सरल शब्दों में यदि समझें तो शिक्षण के प्रति शिक्षक की सोच, व्यवहार ही अभिवृत्ति है। क्या है अभिवृत्ति? शिक्षणाभिवृत्ति क्या है? शिक्षण के प्रति शिक्षक की जो सोच है, उसका जो व्यवहार है, वही शिक्षणाभिवृत्ति है। अभिवृत्ति का मतलब क्या है मेरे भाई? जो शिक्षक है वो किस प्रकार से पढ़ा रहा है, उसकी अभिवृत्ति क्या है, उसका व्यवहार क्या है, उसकी सोच क्या है, पढ़ाने समय में रुचिपूर्ण है कि नहीं, वही अभिवृत्ति है। अब आगे देखते हैं शिक्षणाभिवृत्ति की परिभाषा। देखें तो शिक्षक की वह मानसिक प्रवृत्ति जो शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करती है तथा शिक्षण की गुणवत्ता निर्धारित करती है, शिक्षणाभिवृत्ति कहलाती है। शिक्षणाभिवृत्ति की परिभाषा क्या है कि शिक्षक की वह मानसिक प्रवृत्ति जो शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करती है, उसकी मानसिक प्रवृत्ति, ठीक है, जो शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करती है तथा शिक्षण की गुणवत्ता निर्धारित करती है, शिक्षण की गुणवत्ता निर्धारित करती है उसके शिक्षण के माध्यम से, ठीक है, शिक्षणाभिवृत्ति वही कहलाती है। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पर, क्या है? मानसिक प्रवृत्ति और शिक्षण की गुणवत्ता निर्धारित करना शिक्षक के शिक्षण के माध्यम से, वही शिक्षणाभिवृत्ति कहलाती है। अभी देखते हैं शिक्षणाभिवृत्ति के घटक। देखें तो कंपोनेंट्स ऑफ टीचिंग एटीट्यूड। तो शिक्षणाभिवृत्ति के घटक, शिक्षण अर्थात पढ़ाने के तीन प्रकार के घटक हैं, संज्ञानात्मक घटक, भावात्मक घटक, व्यवहारात्मक घटक, ठीक है। तो शिक्षण का मतलब क्या है? हमेशा ध्यान रखना, शिक्षण मतलब टीचिंग, पढ़ाना। तो तीन प्रकार के घटक हैं पढ़ाने के, ठीक है। वो है संज्ञानात्मक घटक, कॉग्निटिव कंपोनेंट्स, अर्थात ये माइंड से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये बुद्धि से संबंधित, दिमाग से संबंधित, मानसिकता से संबंधित है। तो शिक्षण के प्रति विचार एवं विश्वास, ठीक है, और शिक्षा के महत्व की समझ, ये इसमें होती है। देखिए ये जो हैं ये किसने दिए हैं? ये बोले संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक, ये तीनों के तीनों घटक बोले तो किसने दिया है? तो ये बेंजामिन ब्लूम ने दिया है। ये आता है पेपर में, ठीक है। रबड़ का इरेजर, देखिए ब्लूम, इस बंदे ने इन तीनों घटक को दिया है। किसको? संज्ञानात्मक घटक, भावात्मक और व्यवहारात्मक, तीन घटक दिए हैं। और इस बंदे ने कब दिया? तो 1956 में इसने इन घटक को दिया, ब्लूम टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो ब्लूम शिक्षण वर्गीकरण इसको बोलते हैं। ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण, ये नाम है इसका, बोलते हैं, ठीक है, शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण। तो इस बंदे ने दिया, किसने? बेंजामिन ब्लूम ने। यदि वहाँ से पूछ लेगा कि ब्लूम वर्गीकरण या ब्लूम शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने दिया, तो बेंजामिन ब्लूम ने दिया है, ये समझ रहे हैं। कब दिया? 1956 में दिया। और इसके बाद में इनके अलग अलग रूप से भी दिया है। इसको 1956 में दिया, किसने? ब्लूम, इसने दिया। संपूर्ण रूप से 1956 में ही बोलते हैं इसके अनुसार, मगर फिर अलग अलग जब पढ़ोगे ना, तो भावात्मक को किसी अलग व्यक्ति ने दिया है, उसको अलग डेट में दिया है, शायद 1965 या 64 ऐसे कुछ डेट में दिया है। फिर इसके बाद में जो ये व्यवहारात्मक, उसको अलग व्यक्ति ने दिया। तो उतना ज़्यादा यहाँ पर बीएड के एंट्रेंस के लिए ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। संज्ञानात्मक घटक में शिक्षण के प्रति विचार एवं विश्वास, शिक्षा के महत्व की समझ, ये आते हैं। फिर है भावात्मक घटक। तो संज्ञानात्मक घटक में यही आएंगे ना, क्योंकि विचार जो होते हैं किस में होते हैं? संज्ञान में होते हैं, ठीक है, और महत्व, समझ इत्यादि संज्ञान के माध्यम से होते हैं। फिर है भावात्मक घटक, विद्यार्थियों के प्रति प्रेम। तो प्रेम कैसे होता है? भावात्मक होता है, अफेक्टिव होता है, तो प्रेम इत्यादि दिखाना है, ठीक है। और उत्साह एवं रुचि, ये सब उत्पन्न करना, ये किस में आएगा? इमोशंस में आएगा। तो इसलिए भावात्मक घटक के अंतर्गत ये आते हैं, ठीक है। तीन प्रकार शिक्षण का मतलब है भाई, तुम उनको मानसिक रूप से मजबूत करो, उनको इमोशनल स्टेबल करो, और उनको व्यवहारिकता, उनको व्यवहार, उन चीज़ों को व्यवहार में ला पाएँ, जो ज्ञान सीख रहे हैं वो भी सिखाना है, ठीक है। फिर है व्यवहारात्मक घटक।
बिहेवियरल कंपाउंड्स, ठीक है, वास्तविक कक्षा व्यवहार, ठीक है। तो वास्तविक कक्षा व्यवहार को जो कक्षा में वास्तविक व्यवहार के बारे में कक्षा में सिखाना उनको, और शिक्षण शैली एवं कार्य प्रणाली उनको, ये सब चीज़ें इसके व्यवहारिक अंतर्गत आती हैं। शिक्षण शैली कैसी होगी एक टीचर की, और कार्य प्रणाली इत्यादि के बारे में, मतलब ये 3 के 3 घटक हैं, इनके बारे में हमने समझा। सकारात्मक शिक्षण अभिवृत्ति के लक्षण, तो सकारात्मक पॉजिटिव शिक्षण अभिवृत्ति के लक्षण क्या हैं, टीचिंग के लक्षण क्या हैं। तो शिक्षण कार्य में रुचि, यदि तुम पढ़ा रहे हो उसमें रुचि उत्पन्न हो, ऐसा शिक्षण होना चाहिए। विद्यार्थियों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, बच्चों के समझो, भावनाओं को समझो, उस हिसाब से तुम पढ़ाओ। और धैर्य एवं सहिष्णुता होनी चाहिए, धैर्यपूर्ण पढ़ाओ तुम, सहिष्णुता हो तुम में। नवाचार स्वीकार करना है, नई नई चीज़ों को नवाचार स्वीकार करना है, ये नहीं घिसी पिटी चीज़ों को तुम ला करके पढ़ा रहे हो विद्यालय में, उसी मेथड से पढ़ा रहे हो तुम। नई नई चीज़ों को पढ़ाना है, नई नई चीज़ों के तौर तरीक़ों को अपनाना है, नई नई चीज़ों के माध्यम से पढ़ाना है, ठीक है। सहयोगात्मक व्यवहार होना चाहिए तुम्हारा, सहयोग करने वालों चाहिए, बच्चों को सहयोग करो, ठीक है। और जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए, तुम जिम्मेदार एक अध्यापक बनो, लापरवाह अध्यापक नहीं बनना है। फिर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, तो लोकतांत्रिक दृष्टिकोण होना चाहिए, अर्थात बच्चों की भावनाओं को समझने वाला होना चाहिए, बच्चों के हिसाब से पढ़ाने वाला होना चाहिए। फिर शिक्षणाभिवृत्ति का महत्व क्या है, टीचिंग का महत्व क्या है, इसकी अभिवृत्ति का महत्व क्या है। तो प्रभावी शिक्षण के लिए ये महत्वपूर्ण होता है शिक्षणाभिवृत्ति का। शिक्षण को रोचक एवं समझने योग्य बनाती है, इसके माध्यम से शिक्षण जो है वो रोचक बनता है और समझने योग्य बनता है। छात्र प्रेरणा, छात्र प्रेरणा क्या है, तो विद्यार्थियों में सीखने की इच्छा बढ़ती है, इससे छात्र प्रेरणा देने से क्या होता है, विद्यार्थियों में सीखने की इच्छा बढ़ती है। कक्षा वातावरण सही होता है इससे, ठीक है, शिक्षणाभिवृत्ति से। शिक्षणाभिवृत्ति के मतलब बताया ना, ध्यान से एक बार तुम देखो, इसको सुनो समझो, ठीक है। कक्षा का वातावरण भी सही होता है इससे। कक्षा वातावरण, तो सकारात्मक एवं अनुशासित वातावरण बनता है इससे, ठीक है। और अधिगम परिणाम, इसका छात्रों की उपलब्धि में वृद्धि होती है। इसमें अधिगम का परिणाम कैसा होता है, तो उपलब्धि में वृद्धि होती है छात्रों की, यदि शिक्षणाभिवृत्ति सही होगी तो, रुचिपूर्ण होगी तो, ठीक है। शिक्षणाभिवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, अब इसको कौन प्रभावित करता है जिससे ये प्रभावी नहीं होगा। तो शिक्षक का व्यक्तित्व, यदि शिक्षक का व्यक्तित्व सही नहीं है तो भाई शिक्षणाभिवृत्ति जो है वो प्रभावित होगी, शिक्षण सही नहीं होगा टीचर का। शिक्षण प्रशिक्षण एवं अनुभव, यदि टीचर का प्रशिक्षण सही नहीं है, उसका अनुभव सही नहीं है, तो गया काम से, बच्चे सही से नहीं पढ़ पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे और पढ़ा भी नहीं पाएंगे, तो शिक्षणाभिवृत्ति सही नहीं होगी। विद्यालय वातावरण, यदि विद्यालय का वातावरण सही नहीं है तब भी अध्यापक सही से नहीं पढ़ा पाएगा, बच्चे समझ नहीं पाएंगे और शिक्षणाभिवृत्ति खराब होगी। सामाजिक मूल्य, यदि अध्यापक सामाजिक मूल्यों को नहीं समझा पा रहा है, नहीं समझा रहा है, तो टीचिंग उसकी सही नहीं है। विद्यार्थियों का व्यवहार, यदि विद्यार्थियों का व्यवहार में परिवर्तन नहीं ला पा रहा है या व्यवहार सही नहीं है, तब भी बच्चे नहीं समझ पाएंगे, तब भी वो सही नहीं होगा, ठीक है। फिर प्रशासनिक सहयोग, बच्चों के लिए प्रशासनिक सहयोग भी होना अति आवश्यक है। यदि वो प्रशासनिक सहयोग नहीं है तो शिक्षणाभिवृत्ति के ये कारक हैं और ये प्रभावित करेंगे। अच्छी शिक्षणाभिवृत्ति विकसित करने के उपाय, शिक्षणाभिवृत्ति जो है उसको विकसित करने के अच्छे उपाय क्या हैं देखें तो, निरंतर प्रशिक्षण, एक टीचर को निरंतर प्रशिक्षण मिलना चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए, उसको विषय का ज्ञान उसको उस पर होना चाहिए और उसको समझना चाहिए विषयों को। नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग, और जो शिक्षक है वो नई नई विधियों के माध्यम से वो कक्षा में सिखाए पढ़ाए, ठीक है, उनका प्रयोग करें, तो इससे क्या होगा, शिक्षणाभिवृत्ति जो है वो प्रभावी होगी, ठीक है। आत्म मूल्यांकन, और आत्म मूल्यांकन भी करे टीचर, आत्म मूल्यांकन, खुद का मूल्यांकन करें, मैं सही पढ़ा रहा हूँ कि नहीं, विषय का ज्ञान है कि नहीं, बच्चे रुचि ले रहे हैं कि नहीं, बच्चे को सीख रहे हैं कि नहीं, इम्प्रूव कर रहे हैं कि नहीं। विद्यार्थियों से संवाद, विद्यार्थियों से संवाद मतलब है कि बच्चों से बातचीत भी करें, ठीक है, उनकी क्या संवाद करने से, बच्चों से बातचीत करने से बच्चे समझेंगे, अपनत्वपन आएगा बच्चों में और बच्चे में डर भय इत्यादि नहीं रहेगा और अच्छे से सीख पाएंगे। सकारात्मक सोच विकसित करना है, बच्चों में सकारात्मक सोच विकसित करना है, पॉजिटिव रखना है बच्चों को, नेगेटिव नहीं रखना है, प्रतिपुष्टि भी पॉजिटिव अच्छी देनी है। तकनीकी ज्ञान प्राप्त करना, और शिक्षक जो है उसमें
तकनीकी ज्ञान भी होना चाहिए। ये नहीं भाई तुम लोग संस्कृत के टीचर हो तो तुमको टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं होना, भाई होना चाहिए। एक टीचर हो सब चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। एक टीचर को ऑलराउंडर होना चाहिए मेरे भाई, क्योंकि पढ़ाते समय क्या चीज़ का तुमको उदाहरण ना देना पड़ जाए, किस चीज़ का, तो इसलिए तुमको ऑलराउंडर भी होना चाहिए। आधुनिक शिक्षा में शिक्षणाभिवृत्ति, जो आधुनिक शिक्षा है उसमें शिक्षणाभिवृत्ति किस प्रकार से है, तो आज शिक्षक की भूमिका फैसिलिटेटर, सुगमकर्ता। शिक्षक एक सुगमकर्ता होता है, फैसिलिटेटर होता है, सुगम, ठीक है, फैसिलिटी प्रोवाइडर होता है, ठीक है, सुगमकर्ता होता है। तो ऐसा टीचर होना चाहिए। ये प्रश्न आया था 2024 में आया था कि टीचर कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पर सुगमकर्ता भी ऑप्शन था और वही सही था, 3 ऑप्शन और थे वो सही नहीं थे, ठीक है। फिर मार्गदर्शक होना चाहिए। टीचर कैसा होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। आज शिक्षक की भूमिका यदि बोले तो शिक्षक कैसा होना चाहिए यहाँ पर देख लीजिए, ये प्रश्न आ जाएगा तो फिर बाद में मत कहना कि मैंने पढ़ाया नहीं है। टीचर कैसा होना चाहिए, सुगमकर्ता होना चाहिए। और टीचर कैसा होना चाहिए, मार्गदर्शक होना चाहिए। और टीचर कैसा होना चाहिए, प्रेरक होना चाहिए। और टीचर कैसा होना चाहिए, परामर्शदाता होना चाहिए। ये तीनों क्वालिटी, चारों क्वालिटी देख लीजिए। ऐसे भी पूछ देगा, 3 ऑप्शन दे देगा और एक ऐसा दे देगा कि टीचर कैसा होना चाहिए, टीचर दंडात्मक होना चाहिए। इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो ये सही नहीं है, दंड देने वाला नहीं होना चाहिए मेरे भाई। ये 3 जो है, सुगमकर्ता, मार्गदर्शक और प्रेरक और परामर्शदाता भी हो सकता है, तो इनमें से कोई एक नहीं होगा, या फिर इनमें से एक ही होगा और 3 गलत होंगे। तो उनमें पूछ लेगा सही कौन सा है, ऐसे पूछ लेता। अतः सकारात्मक शिक्षणाभिवृत्ति अनिवार्य है। कैसी, सकारात्मक, ठीक है। आगे देखते हैं, अतः सकारात्मक शिक्षणाभिवृत्ति अनिवार्य, वही चीज़ है। फिर निष्कर्ष देखें तो इसका शिक्षणाभिवृत्ति जो है वो शिक्षण प्रक्रिया की आत्मा है। शिक्षण प्रक्रिया की क्या है, आत्मा है शिक्षणाभिवृत्ति। यदि शिक्षणाभिवृत्ति सही नहीं है तो हमारी तो भाई शिक्षण प्रक्रिया तुम्हारी भ्रष्ट है, सही नहीं है। एक सकारात्मक अभिवृत्ति वाला शिक्षक विद्यार्थियों के बौद्धिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक जो शिक्षणाभिवृत्ति वाला जो शिक्षक है वो क्या, किसमें, बौद्धिक में, सामाजिक में और नैतिक विकास में, तीनों में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा शिक्षा को प्रभावी भी बनाता है, ठीक है। तो हमने कितने टॉपिक कर लिए, हमारे लगभग में 7 टॉपिक हो चुके हैं आई थिंक, ठीक है। हमारा 8वां टॉपिक है ना। और हमारे कितने पेजेस हो चुके हैं, हमने 51 पेजेस पढ़ लिए। अब है हमारा कक्षा प्रबंधन अर्थात क्लासरूम मैनेजमेंट। तो कक्षा प्रबंधन जो है उसके बारे में देखते हैं। विद्यालय में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की सफलता कक्षा के उचित संचालन पर निर्भर करती है। यदि विद्यालय में जो क्लासरूम है, ठीक है, जहाँ पे पढ़ाते हैं अध्यापक और बच्चे पढ़ते हैं बैठ कर के, वो यदि सही नहीं होगा, उचित नहीं होगा, उसका अच्छे से संचालन नहीं होगा, वहाँ पर सभी चीज़ें नहीं होंगी मौजूद, जैसे हमको क्या क्या चाहिए पढ़ने के लिए कक्षा में, श्यामपट्ट चाहिए, ठीक है, और हमको चौक चाहिए, डस्टर चाहिए, है ना, और सूचिका अर्थात हमको क्या चाहिए, सूचिका चाहिए, है ना, दंड सूचिका। तो वो का मतलब होता है कि हमको दर्शाने के लिए कि ये चीज़ श्यामपट्ट में है, तो एक होती है सूची दंड होता है, ठीक है, तो वो भी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद में हमको बेंच चाहिए, टेबल चाहिए, चेयर चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए, लाइट्स चाहिए, फैंस चाहिए, और खिड़की भी होनी चाहिए ताकि वायु भी आती रहे सही से, ताकि बच्चों को क्या बोलते हैं, आलस्य ना आए, इत्यादि सब चीज़ें होनी चाहिए। तो ये मैनेजमेंट करना, कक्षा रूम मैनेजमेंट करना, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। और ये सभी चीज़ें सही होंगी तो अधिगम प्रक्रिया जो है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, वो सही होगी। उसकी सफलता के लिए ये सब चीज़ें होना जरूरी है। कक्षा में विद्यार्थियों, समय, संसाधनों एवं शिक्षण गतिविधियों को व्यवस्थित ढंग से संचालित करना ही कक्षा प्रबंधन कहलाता है। तो कक्षा प्रबंधन अर्थात कक्षा क्लास मैनेजमेंट कैसे होगा, तो कक्षा में विद्यार्थियों एवं समय, संसाधनों, ठीक है, समय, ठीक है, किस क्लास को कितना
टाइम तक पढ़ाना है ना, कौन सा टीचर पढ़ाएगा, ठीक है, फिर कौन से संसाधन चाहिए उनको, एवं शिक्षण की गतिविधियाँ कौन कौन सी होनी चाहिए, व्यवस्थित ढंग से ये सभी चीज़ों को संचालित करना ही कक्षा प्रबंधन कहलाता है इन सबका, ठीक है। एक प्रभावी कक्षा प्रबंधन से शिक्षण वातावरण शांत, अनुशासित एवं सीखने योग्य बनता है। तो एक प्रभावी कक्षा प्रबंधन से शिक्षण वातावरण शांत होता है, ठीक है, अनुशासित होता है एवं सीखने योग्य बनता है। कक्षा प्रबंधन का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। तो कक्षा में शिक्षण कार्य को सफल बनाने हेतु विद्यार्थियों के व्यवहार, समय, संसाधनों तथा गतिविधियों का उचित नियोजन एवं नियंत्रण करना कक्षा प्रबंधन कहलाता है, ठीक है। कक्षा प्रबंधन क्या क्या कहलाएगा? तो विद्यार्थियों के व्यवहार, समय, संसाधनों, गतिविधियों उचित नियोजन एवं नियंत्रित करना, नियोजन मतलब प्लान करना, ठीक है, इत्यादि। सरल शब्दों में कहें तो कक्षा को व्यवस्थित एवं शिक्षण के अनुकूल बनाना ही कक्षा प्रबंधन है। ये तुम्हारे लिए सरल है। तो कक्षा को व्यवस्थित बनाना है, अस्त व्यस्त नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और व्यवस्थित का मतलब है सभी चीज़ें उपलब्ध हों, ठीक है, रुचिपूर्ण हो, वातावरण सही हो, कक्षा सही हो, और इसके बाद में अनुकूल क्या होना चाहिए? शिक्षण होना है। शिक्षण के अनुकूल बनाना है कक्षा को, जिससे अच्छे से टीचर पढ़ा पाए, बच्चे समझ पाएँ, तो वो कक्षा प्रबंधन कहलाएगा, ठीक है। कक्षा प्रबंधन की परिभाषा देखें यदि, तो कक्षा में प्रभावी अधिगम वातावरण स्थापित करने के लिए शिक्षक द्वारा अपनाई गई योजनाएं एवं क्रियाएं कक्षा प्रबंधन कहलाती हैं। तो इसकी परिभाषा देखिए तुम कि कक्षा में जो प्रभावी अधिगम वातावरण स्थापित करने के लिए, प्रभावी मतलब अच्छा प्रभाव देने वाला होना चाहिए, मतलब अच्छा उत्पादन आए, अच्छा परिणाम प्राप्त करने योग्य जो अधिगम हो, इसके लिए शिक्षक जो भी तरीके अपनाता है, योजनाएं बनाता है, क्रियाएं करता है, वो ही कक्षा प्रबंधन कहलाता है, ठीक है। फिर कक्षा प्रबंधन के उद्देश्य क्या हैं? क्यों कक्षा प्रबंधन करना चाहिए? उसके उद्देश्य क्या हैं देखें तो, शिक्षण हेतु अनुकूल वातावरण बनाना। तो शिक्षण के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए कक्षा प्रबंधन करना जरूरी है, ठीक है। शिक्षण हेतु अनुकूल वातावरण अच्छा शिक्षण के हिसाब से बनाने के लिए करना होता है। अनुशासन बनाए रखने के लिए करना है, ठीक है। विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता बढ़ाना है। इससे क्या होता है? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता बढ़ती है, इसलिए बनाना। समय का उचित उपयोग हो पाए, इसलिए कक्षा प्रबंधन करना है। अधिगम को प्रभावी बनाना है। अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए कक्षा प्रबंधन जरूरी है। कक्षा प्रबंधन के प्रमुख आयाम देखें तो, ठीक है, डायमेंशंस देखें तो, भौतिक प्रबंधन अर्थात फिजिकल मैनेजमेंट, इसके आयाम हैं, ठीक है, भौतिक प्रबंधन। और फिर दूसरा देखें समय प्रबंधन, फिर व्यवहार प्रबंधन, फिर शिक्षण प्रबंधन, अधिगम वातावरण, ठीक है, ये हैं कुछ, इनको एक एक पढ़ते हैं, ठीक है। भौतिक प्रबंधन क्या है? तो बैठने की उचित, भौतिक प्रबंधन का मतलब है, भौतिक का मतलब है जो भौतिक चीज़ें हैं, जैसे कि कुर्सी हो गई, टेबल हो गया, चेयर हो गया, ठीक है, लाइट्स हो गई, श्यामपट्ट हो गई, इत्यादि भौतिक चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं कक्षा में, उन सब का मैनेजमेंट करना टीचर करे, या फिर वहाँ के स्टाफ प्रिंसिपल करे, स्कूल के इंचार्ज वगैरह जो भी हैं वो करे। तो ये सब भौतिक प्रबंधन के अंतर्गत बैठने की उचित व्यवस्था अर्थात कुर्सियाँ इत्यादि होनी चाहिए, टेबल्स इत्यादि सब कुछ होना चाहिए। और प्रकाश एवं वायु व्यवस्था अर्थात प्रकाश भी होना चाहिए, ताकि सम्यक उजाला अच्छा होगा तो बच्चे सही से पढ़ पाएंगे। और उचित वायु व्यवस्था भी होनी चाहिए, वायु वहाँ पर आती रहे ताकि बच्चों को घुटन महसूस ना हो। और शिक्षण सामग्री का उपयोग का मतलब है श्यामपट्ट इत्यादि जो है, पुस्तक, पाठ्य पुस्तक इत्यादि, इन सब की उचित व्यवस्था हो, ठीक है। और स्वच्छ वातावरण हो, पढ़ने जो कक्षा है वो स्वच्छ हो, साफ़ हो, क्लीन हो। फिर इसके बाद में समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। तो समय प्रबंधन जो है ये भी वहाँ का प्रिंसिपल, टीचर्स वगैरह करते हैं। तो इसका मतलब है, इसका पाठ्य योजना के अनुसार समय विभाजित करना है। तो पाठ्य योजना के हिसाब से समय विभाजित करना मतलब 45 मिनट की यदि एक क्लास है तो पाठ्य योजना भी एक 45 मिनट की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा, उससे कम नहीं होनी चाहिए, और समय पर ख़त्म भी होनी चाहिए, ठीक है। अनावश्यक गतिविधियों से बचाव। तो अनावश्यक गतिविधियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे टाइम जाएगा और टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। समय पर कार्य पूर्ण करना, और समय पर ही स्टार्ट करना है और पूर्ण भी करना है, ऐसे। तो ये समय प्रबंधन है। अब है व्यवहार प्रबंधन, बिहेवियर मैनेजमेंट। तो विद्यार्थियों की व्यवहार नियंत्रण,
व्यवहार उनका कैसा है उस पर नियंत्रण रखना इत्यादि, वो व्यवहार मैनेजमेंट पे आएगा। सकारात्मक अनुशासन, बच्चों का सकारात्मक अनुशासन बनाए रखना इत्यादि की व्यवस्था करना, वो भी टीचर जो कक्षा प्रबंधन है मैनेजमेंट है उसमें आएगा। नियमों का पालन इत्यादि हो रहा है कि नहीं सही से इत्यादि के बारे में जांच करना, देखना, प्रबंधन करना, ये सब आएगा। ठीक है। शिक्षण प्रबंधन अर्थात इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट, इसमें उपयुक्त शिक्षण विधि चयन। शिक्षण प्रबंधन में क्या आएगा, उचित उपयुक्त शिक्षण विधि का चयन इत्यादि होगा इसमें। ठीक है, इसमें हो रहा है कि नहीं इसका प्रबंधन करना है, इसका देखभाल करना है, निरीक्षण करना है। और फिर छात्र केंद्रित शिक्षण है कि नहीं, और इसको व्यवस्था इसका भी प्रबंधन करना है। गतिविधि आधारित अधिगम, तो गतिविधि आधारित अधिगम है कि नहीं, तो इसका भी प्रबंधन करेगा कौन, प्रिंसिपल इत्यादि होगा, जो वो कक्षा प्रबंधन में ही ये सब आएंगे शिक्षण प्रबंधन। तो शिक्षण प्रबंधन के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, शिक्षण से संबंधित शिक्षण विधि का चयन, छात्र केंद्रित शिक्षण होगा, गतिविधि आधारित अधिगम होगा इत्यादि। फिर है अधिगम वातावरण प्रबंधन। अधिगम वातावरण प्रबंधन का मतलब है कि सहयोगात्मक वातावरण होना चाहिए।